आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर आप इस तरफ देखेंगे, डायबिटीज टू डॉग बाइट, दोनों में कोई तालमेल नहीं है, लेकिन दोनों में एक ही बात कॉमन है, दोनों बी से स्टार्ट होते हैं। यानी कि आजकल के जो हमारा जीवन है, जिसमें जो जो चैलेंजेस आएंगे, किसी को डायबिटीज की चैलेंज हो सकती है, किसी को कई काटने की चैलेंज हो सकती है, किसी को कैंसर हो सकता है, किसी को डिजीज हो सकती है। तो इस तरह की बीमारियों में, इस तरह के चैलेंजेस में हमें क्या करना चाहिए, सच क्या है और जो मिथ है जो फैलाया गया भ्रम को क्या है, इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मीडिया का मैं स्वागत करता हूँ। मीडिया मतलब यहाँ मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया, दो तरह की मीडिया हमारे देश में, सोशल मीडिया एक प्रोपेगेंडा मीडिया। प्रोपेगेंडा मीडिया तो आजकल बहुत व्यस्त है, दो तरह का युद्ध चल रहा है, एक बॉर्डर पे जो तनाव चल रहा है वो चल रहा है, और एक युद्ध प्रोपेगेंडा मीडिया के चैनल पे चल रहा है। और प्रोपेगेंडा मीडिया के चैनल देखेंगे तो युद्ध काफी आगे तक बढ़ गया है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि वो चैनल बंद कीजिए और ये देखिए जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज 10 मई 2025, याद करते हैं एक बार, 10 मई 1857, जब पहली क्रांति अंग्रेजों के खिलाफ भारत में छिड़ी थी। ये शुरू किया था वो मेरठ में, और 10 मई आज के दिन, आज से 20 साल पहले मेरी शादी भी हुई थी, वो भी मेरठ में। तो खैर 20 साल पूरे हो गए। तो नॉर्मली लोग अपने 20वें 25वें एनिवर्सरी में सोचते हैं कि भाई इस दिन को यादगार बनाया जाए। तो यादगार बनाने के कई सारे तरीके होते हैं। तो मेरा तरीका यह है कि आप सबसे जुड़ के कुछ ऐसी बातें बता के जिससे आपके जीवन में कुछ बदलाव आए, कुछ इम्प्रूवमेंट आए। इस तरफ अगर हम कुछ कर पाए तो मुझे लगता है आज का दिन यादगार होगा। आप सब इस वक्त हमारे हेड ऑफिस के स्टूडियो में हैं, और मेरी धर्मपत्नी भी यही है, और नीचा नाम है उसका, और ऑपरेशंस अकाउंट्स एडमिन संभालती है, संभाल रही है। तो हम बात कर रहे थे 10 मई की, 10 मई 1857। यहाँ पे जूम के माध्यम से जो जुड़े हैं उनको बताना चाहूंगा कि जो भी कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हो सकता है आपको डाउट हो, कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन, या कई ऐसी जगह जहाँ पे आप सहमत ना हो, तो आपको ये करना है कि चैट बॉक्स में क्वेश्चन लिखते जाना है, और उन चैट बॉक्स के क्वेश्चन को मैं कोशिश करूंगा इस लेक्चर के अंत में उनको लेके लाइव आपको जवाब दूं। और आप में से वो लोग जो अलग अलग यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे जुड़े हैं, उन सबका का भी स्वागत करता हूँ। तो बात कर रहे थे हम 1857 की, बात कर रहे थे 10 मई 1857 की। वो क्रांति शुरू कैसे हुई, वो क्रांति किन्होंने शुरू की, वो क्रांति अंग्रेजों के खिलाफ कैसे हो गया। अंग्रेजों के अंडर जो भारतीय काम कर रहे थे, सेना जो सिपाही बोला जाता था उस समय, सिपाही नहीं सिपाही बोला जाता था, सिपाही मतलब गुलाम। तो जैसा कि आप सबको पता है, पर याद दिलाना जरूरी है क्योंकि उसका कॉन्टेक्स्ट आज के से जो भी आज का ट्रेनिंग है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है। इस ट्रेनिंग का ब्रीफ क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस ट्रेनिंग से, ये मैं अगले 3-4 मिनट में देने वाला हूँ, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात को खत्म करने के बाद। और हम बात कर रहे थे 10 मई 1857, जब सिपाही, भारतीय सिपाही को ये पता चला कि बंदूक की गोली, कारतूस को मुंह से उसका ढक्कन खोलना उनका एक प्रोसीजर का पार्ट था, और इसमें उस कारतूस के बाहरी हिस्से में गाय का और सुअर का जो फैट का बीज लगाया हुआ है। उस वक्त के जो सिपाही या भारतीय थे, वो अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए जागरूक थे, निष्ठावान थे। तो उन्होंने म्यूटिनी कर दिया, उन्होंने आक्रमण कर दिया, वो अंग्रेजों के खिलाफ चले गए, और वहीं से शुरू हुई पहला आंदोलन देश का। वो उस समय की बात है, 1857 की बात है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं, क्या आज हमारे देश में उस तरह के निष्ठावान या देश के लिए समर्पित लोग हैं? आज भी हैं, कम से कम उनमें से एक इंसान को मैं जानता हूं, आपसे शेयर करना चाहूंगा। नाम है वीरेंद्र सिंह। अब नाम क्या लगाते हैं, वीरेंद्र सिंह राजीव दीक्षित। अभी जूम के माध्यम से वो भी हमारे साथ जुड़े हुए।
और जब उनको पता लगा, बात है 2020 की, याद किए 2020 में, यार आप लोग यार ठीक कर रहे हो, प्लीज यार प्लीज ठीक कर ही लो यार, जिन्होंने ठीक किया। बात है 2020 की, याद कीजिए ये वो समय था जब आप सब घर में दुबक दुबक के बैठ के वही काम कर रहे थे जो काम आप आज भी आप में से कुछ लोग कर रहे हैं, यानी कि वो प्रोपेगेंडा मीडिया देख रहे थे और उसमें चली हुई खबर को सच मान रहे थे। घर में भी मास्क लगा के बैठे थे, बाहर से छोड़ी थी। और तब वीरेंद्र सिंह हमारे मित्र, हमारी ये स्ट्रेटजी थी, प्लानिंग जो हम कर रहे थे, आप में से कई लोग हमारे साथ कोई जुड़े हैं उसी वक्त, ये कोरोना का खेल हम लोगों तक पहुंचा कि ये खेल है, ये कोई सत्य नहीं। और तब एक बात और सामने आई, 2020 जाती थी तो वैक्सीन नहीं आया था, कोविड वैक्सीन, लेकिन फिर चर्चाएं आ गई थी, उसका बनना शुरू हो गया था, तो मैंने कुछ हो गया था। और तब मैंने एक किताब भी रिलीज की, कोविड-19 षड्यंत्र से समानांतर अगर आप देख रहे हैं, जो एविडेंसेस मैं आपको देता जाऊंगा, जो लोग सुन रहे देख रहे हैं, वो सारे एविडेंसेस, इवन बुक्स, ये जो लिंक आप देख रहे हैं vishnu.com/10 में, इसमें जाके इसी वक्त आप ये सारा देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि एक एक चीज का सबूत भी मैं साथ साथ देते रहूंगा। सबूत देने के जरूरी नहीं, मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो आपकी जो प्राइमरी समझ है, जिस समझ के साथ आप बड़े हुए हैं, उस समझ के ठीक विपरीत है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी बात अगर मैं ले लूं कि डायबिटीज के पेशेंट को आम नहीं खाना चाहिए, वो आम खाएंगे तो क्या होगा? अगर वो भरपेट आम खाएं और सिर्फ आम नहीं खाएं तो एक ही चीज होगी, उनकी डायबिटीज समाप्त हो जाएगी। तो है ना चौंका देने वाली बात। तो इस तरह के कई सारे चौंका देने वाली बात मैं आपसे बताऊंगा, लेकिन साथ में सबूत भी देते जाऊंगा। उस सबूत के लिए लगातार आप vishnu.com/10 में से बने रहिए, इस लिंक पे जाएंगे तो जिस ऑर्डर में मैं एग्जांपल्स दूंगा उसी ऑर्डर में वो सबूत दिए हैं, एविडेंसेस दिए हैं, ऐसे एविडेंसेस जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, मेन स्ट्रीम एविडेंसेस दिए हैं। मैं बात कर रहा था इस किताब की, इस किताब ये अक्टूबर 2020 में हमने रिलीज की थी और इस किताब के माध्यम से मैंने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की थी जो कोविड वैक्सीन है, उस कोविड वैक्सीन को बनाने के लिए प्रेग्नेंट काउ, गर्भवती गाय को काट के जिंदा अवस्था में उसके जो अंदर फीटस होता है, बच्चा जो पैदा नहीं हुआ अभी, उस फीटस को इंजेक्शन के माध्यम से उसके हार्ट के अंदर से खून निकाल के, जिसमें माँ और बच्चा दोनों की डेथ हो जाती है हमेशा, और वो खून जिसे हम मेडिकल भाषा में बोलते हैं फीटल ओवाइन सीरम, और इस खून से ये वैक्सीन बनने वाला है, ये बन रहा है। तो ये बात बड़ी शॉकिंग थी वीरेंद्र जी के लिए, मेरे लिए तो शॉकिंग थी, बट ये एग्जाम के माध्यम से लोग पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। तो वीरेंद्र सिंह ने सोचा कि इसको रोका कैसे जाए, गौ हत्या को रोका कैसे जाए, और तब उन्होंने एक प्लानिंग बनाई। प्लानिंग ये थी, पूरे देश में गौ हत्या या गौ की रक्षा के सबसे बड़े नाम उस वक्त या आज भी थे शंकराचार्य अभिमृत्युश्वरानंद, अभी मुक्तेश्वरानंद, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद, ये नाम आप गूगल कर सकते हैं, मुझे लगता है आपको पता ही होगा कि इन्होंने गौ रक्षा के लिए सबसे पहले आवाज उठाई, और ये सबसे पावरफुल हैं और देश के जाने माने चेहरा हैं, इनको जाकर हम सब बता देते हैं। तो वीरेंद्र सिंह 2020 अक्टूबर पहुंच गए शंकराचार्य जी के पास, यही वाली किताब लेके पहुंचे, इसमें सारे सबूत दिए कैसे बनेगा और इस तरह से होता है, सारा सबूत दिया। उनको बताया कि वैक्सीन के नाम पे गौ हत्या होने वाला है, हो भी रहा है। उन्होंने बोला सबूत लाओ, सबूत के नाम पे वीरेंद्र सिंह जी ने किताब के अंदर जो एविडेंस दिखाए, और शॉकिंग बात ये थी, शंकराचार्य जी ने बोला नहीं मैं ये किताब नहीं मानता, असली सबूत खाओ। तो उन्होंने सीडीसी, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, गवर्नमेंट ऑफ यूएस, उनके सबूत दिखाए, भारत के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उनके सबूत दिखाए, पेपर दिखाए, देखिए, कहा मैं इनको भी नहीं मानूंगा। अब वीरेंद्र जी ने बोला फिर किसी को मानेंगे, आप खुद ही बता दीजिए। तो उन्होंने बात पलटी, उन्होंने बोला अगर मानवता को बचाने के लिए गाय को मारना पड़े तो मैं गाय को मारने के पक्ष में। फिर वीरेंद्र सिंह ने बोला कि आपको क्यों लगता है कि वैक्सीन से इंसान की जान बचेगी, ये क्यों एज्यूम कर रहे हैं, बल्कि वैक्सीन से तो इंसान बढ़ने वाले हैं। तो फिर इस बात का पाठ उन्होंने फिर किया, इसका क्या सबूत है? वीरेंद्र सिंह ने बोला आपको ये क्या सबूत है कि वैक्सीन से इंसान बचेंगे?
है, गर्मा गर्मी बढ़ती है। और ये मैं उस वक्त वहां नहीं था, वो अकेले ही चंद्राचार्य जी के गढ़ में पहुंचे हुए थे। और वीरेंद्र सिंह जी की खूबी है, वो बातों को इस तरह से रखते हैं कि आप काट नहीं सकते, और काटेंगे तो फिर उनका ऐसा एक लॉजिक देंगे कि फिर आप नहीं काट सकते। तो गर्मा गर्मी ऐसे बढ़ने लगी, मैंने वो ऑडियो सुना कि आखिर तक मुझसे सुना ही नहीं गया। मुझे लगा अब तो मेरे दवाई पिटने वाले हैं, शंकराचार्य जी के जो फॉलोअर्स हैं पिटने वाले हैं। तो मैंने पूरा सुना नहीं, लेकिन वो ऑडियो अगर आपको सुनना है तो इसी लिंक में जाके आप सुन सकते हैं, तो आप शॉक हो जाएंगे उनका बिहेवियर या मिसबिहेवियर जो भी कुछ था। बोलने का मतलब बड़ा सिंपल है कि जो भी कुछ आपको लगता है, जो टीवी दिखाता है, वो सत्य नहीं भी हो सकता है। तो जो दिखाते हैं कि हम वो रक्षक हैं, वो नहीं भी हो सकते। फिलहाल हमें अपनी रक्षा की बात पहले कर लेनी थी, तो हम बात कर रहे थे कोविड वैक्सीन की। तो वो कोविड वैक्सीन अल्टीमेटली आया, यानी कि इस वक्त जो लोग मुझे देख रहे हैं, चाहे वो जूम से देख रहे हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं, फेसबुक में देख रहे हैं या आगे देखने वाले हैं, अगर आपने कोविड वैक्सीन लगाया तो इसका मतलब आपके बॉडी के अंदर फीटल बोवेन सिंड्रोम का कोई ना कोई अंश पहुंच चुका है। याद कीजिए 1857 में जब उन्हें वहम भी हो गया कि वो जो कारतूस वो दांत से खोल रहे हैं, उसमें गाय का फैट या सुअर का फैट है, उसी से वो आक्रामक हो गए, उन्होंने पहला क्रांति शुरू कर दी। लेकिन जब आपको अब ये दोबारा से पता चल गया है कि भाई वो वैक्सीन के माध्यम से आप सबके बॉडी के अंदर फीटल बोवेन सिंड्रोम पहुंच गया है, यानी कि प्रेग्नेंट काऊ को काट के बिना एनेस्थीसिया के, यही नियम है उसका, और उसके बछड़ा जो कि अभी पैदा भी नहीं हो तो ठीक से निकाल के उसके हार्ट के अंदर सिरिंज से छेद करके करीब 50 ml का निकलेगा एक फीटर से, और इस तरह से वो फीटल बोवेन सिंड्रोम निकाला जाता है, उसी का इस्तेमाल होता है कोविड वैक्सीन में और वैक्सीन में होता है। लेकिन क्या आपका कुल खोल रहा है उन क्रांतिकारियों की तरफ, ये मुझे नहीं पता। लेकिन फिर एक और पार्ट है कि वैक्सीन तो इंसानी को बचाने के लिए बनाया गया है या बनाया गया था। आंसर इज नो, दैट वाज अ स्लो पॉइजन। याद कीजिए, जो लोग मुझे जानते हैं, 2020 30 नवंबर को हमने एक किताब रिलीज की थी, किताब का नाम है कोविड 1981, राजीव ऋषि जैन लिखा हुआ। तो इस किताब के माध्यम से मैंने आपको बता दिया था कि वो जो वैक्सीन आएगा कोविड के 2 खुराक, उससे किस प्रकार आपको नुकसान होगा, किस प्रकार लोग मरेंगे खड़े खड़े। और यही नहीं, वैक्सीन के लॉन्च 11 जनवरी 2021 को लॉन्च हुआ, उससे 6 दिन पहले 5000 भारत के मुख्य लोग, चाहे वो गवर्नर हो, मिनिस्टर हो, हेल्थ मिनिस्ट्री हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो, उनको हमने चिट्ठी भेजी कोरियर से, स्पीड पोस्ट से भेजा। उसका जो एक्नॉलेजमेंट है वो आज भी मेरे ऑफिस में है। जो बातें मैंने तब बताई आज आप वही झेल रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि लोग किस तरह खड़े खड़े मर रहे हैं, डांस करते हुए मर रहे हैं, खेलते हुए मर रहे हैं, कुछ ना करते हुए मर रहे हैं। सारे लोग नहीं मरेंगे, लेकिन सारे लोगों को कुछ ना कुछ हो रहा है। ये मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है, हम तो पेशेंट के बीच में रहते हैं हर पल। और फिर भी आपको यकीन ना है तो ये किताब वैक्सीनेटेड टू डेथ, इस किताब में, ये किताब हमने लास्ट मंथ रिलीज की 5 अप्रैल को, इस किताब में 3500 रिसर्च पेपर डाले हैं पूरी दुनिया से इकट्ठे करके। वो रिसर्च पेपर अगर आप देखेंगे तो फिर कोई कंक्लूजन नहीं करना चाहिए। इस बात को समझने में कि जो कोविड की 2 खुराक आपने लगाई थी, उसका सिर्फ एक ही मकसद था, आपको मारना मारना और मारना। ये 3500 रिसर्च पेपर ये इंटरनेट पे ही है। लेकिन अब इस मेरे लेक्चर के बाद चैट जीपीटी में जाकर पूछिए उससे कि क्या कोविड के वैक्सीन से इंसानियत में बीमारियां बढ़ रही हैं या मृत्यु हो रही है, चैट जीपीटी बोलेगा नहीं, ऐसा नहीं है। जबकि 3500 रिसर्च पेपर वो भी मेन स्ट्रीम जर्नल के इसी इंटरनेट पे। चैट जीपीटी वही दिखाना चाहता है जो फार्मा लॉबी आपको दिखाना चाहती है, राइट। चैट जीपीटी के चश्मे से आप अगर दुनिया देखेंगे तो आप फंसते चले जाएंगे। तो ट्रुथ को ढूंढना है तो उसके बियॉन्ड जाना पड़ेगा। ट्रुथ को ढूंढना है तो प्रोपेगेंडा मीडिया बंद करना पड़ेगा। हो ये रहा है। आज का ये कॉन्फ्रेंस जो कर रहे हैं, इसका मेन मकसद है हर तरह की बीमारियां, चाहे डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, हार्ट डिजीज हो, किडनी फेलियर हो, कैंसर हो, इन सब की रफ्तार कई गुना बढ़ गई। कितने गुना? अगर हम रिसर्च पेपर की माने
अगर इसके जो आंकड़े को देखें डबल, यानी कि 100% बढ़ गई, मिनिमम 100%, राइट। और अब जो कैंसर हार्ट कैंसर, सॉरी लंग कैंसर, किडनी कैंसर, किडनी कैंसर के नाम से सुने, एक नया नाम सुनने की आदत डाल लीजिए, एंड दैट इज टर्बो कैंसर। कोविड के वैक्सीन लगाने के बाद एक नई तरह की बीमारी आ गई है, टर्बो कैंसर। टर्बो कैंसर का मतलब है कि पहले किसी को लंग कैंसर होता था या होता होगा, तब भी वो कुछ साल तो जी रहे थे, लेकिन टर्बो मतलब कि अब अगर किसी को कैंसर हो गया तो वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ेगा, बड़ी तेजी से वो उसकी मौत होगी, बड़ी तेजी से। टर्बो कैंसर, ये नाम अब आपको कुछ दिनों में सुनाई पड़ने लगेगा। खैर, मैं दोबारा याद दिला दूं, जो मैं बात बता रहा हूँ ये मेरा मनगढ़ंत नहीं है, सभी एविडेंसेस इस लिंक में दिया हुआ है vision.com/10 में। इस लिंक में जाके जिस ऑर्डर में जो चीज बता रहा हूँ उसी की एविडेंसेस साथ ही साथ आप इसमें देख सकते हैं। और सवाल ये आएगा कि वो तो खुराक लगा दी, ये सवाल पिछले 3-4 साल से लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि तब मुझे पता नहीं था, सरकार ने मजबूर किया, मुझे मेरी जॉब छूट जाती तो 2 खुराक लगाने पड़े। सवाल ये पूछते हैं कि अब क्या करें, अब क्या करें। अब आपको ये करना है कि ये मेरा ट्रेनिंग पूरी तरह देखना है। इस ट्रेनिंग के माध्यम से इस सवाल का जवाब दूंगा कि अब क्या करना चाहिए। इस ट्रेनिंग में मैंने ये जो सेटअप लगाया है, पहले सेटअप दिखाया था आपको, इस सेटअप के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ कि अब क्या करें। इस सेटअप में अगर आप देखें, इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, ये आम आप देख रहे हैं, राइट, इसका इस्तेमाल होगा। ये वैक्सीन वाली किताब जो इस लिंक पे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर मैं इधर आऊँ आगे तो यहाँ पे ये प्री लॉन्च है, हमारी किताब है हॉस्पिटल का, 31 मई को लॉन्च होगी। आज ये प्री लॉन्च इवेंट भी है, इसके बारे में बताएंगे। और एक मशीन का जिक्र किया था मैंने अपने सोशल मीडिया में, फ्रीडम मशीन, पेन फ्रीडम मशीन। अगर आपको दोनों का दर्द है या पीठ का दर्द है और आपका दोस्त की शादी अचानक आपको पता है कि आज मुझे डांस करना है, तो इमीडिएट लीव कैसे मिले, या आपका बहुत बड़ा लेक्चर है और तब आप खांसी जुकाम बुखार हो जाता है, तब क्या करें, तो आपको एक फ्रीडम मशीन बनानी है, ये मैं आपको सिखाऊंगा। और उसके अलावा जो कैंसर पेशेंट खून करते हैं और वो इसको इसकी ट्रेनिंग भी होगी। और अगर इस तरफ देखें तो खास तरह का गेम है। गेम का बेसिक मकसद है कि बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी में आसान से आसान तरीके से घर बैठे कैसे ठीक करें। और इधर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे एक कुत्ता आप देख रहे हैं, कुत्ते पीछे, और साथ में ये एक वायरस, इसका नाम बोल सकते हैं रेबीज वायरस। तो ये पूरा आज का सेटअप है। इस सेटअप की शुरुआत हम यहीं से करते हैं, कुत्ते से करते हैं। ये इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ पे समझना होगा कि चाहे वो इन्फेक्शियस डिजीज हो, रेबीज, चाहे वो लाइफस्टाइल डिजीज हो जिसके बारे में बात करेंगे जैसे कैंसर, राइट, किसी भी तरह की बीमारी में क्या काम कर सकता है, क्या काम नहीं करता है, लेकिन फिर आप करते हैं, तो ये सारा कुछ समझाने के लिए मैं आपको ये सेटअप पूरा लगाया है और इसी पे हम एक बात करेंगे। तो शुरू करते हैं कुत्ते से। कुत्ता काट लेगा तो क्या करेंगे। एक लेक्चर के बाद आप रास्ते में निकलेंगे और एक कुत्ते ने आपको काट लिया तो आप क्या करेंगे। आप में से जो लोग, अगर आप चैट में या कमेंट में लिखिए क्या करेंगे, एक ही स्वर से बोलेंगे हम तो वैक्सीन उसी वक्त आपको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, नहीं तो हम मारे जाएंगे। यही प्रचलित है ना, तो इसको समझते हैं क्या ऐसा होगा क्या, या फिर वैक्सीन लगाने से हम बच जाएंगे और नहीं लगाएंगे तो मर जाएंगे। तो इसका थोड़ा पड़ताल करते हैं। ये सिर्फ कुत्ते के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है या रेबीज वैक्सीन के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, इससे आपको वायरस की और फेलियर वक्त समझ आएगा, क्या करना ये भी समझ आएगा, क्या नहीं करना ये और अच्छे से समझ आएगा, क्या क्या गलतियां की थी और अभी ना करें, ये समझ आएगा। तो कुत्ते ने आपको काटा, तो याद रखिए दो ही चीज हो सकते हैं, कुत्ते ने काटा आपके हाथ में और कुत्ते के काटने, कुत्ते के मुंह के अंदर ये रेबीज का वायरस है जैसा देख रहे हैं, ये वायरस आपके चोट के इंजरी की वजह से वो आपके ब्लड स्ट्रीम में चला गया, यही होगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये वायरस कुत्ते के दांत में, मुंह में था ही नहीं, तब वो काटने के बाद क्या वो वायरस आपके बॉडी के अंदर जाएगा। अरे जब कुत्ते की बॉडी में नहीं है, उसके मुंह में नहीं, हमारे बॉडी में कैसे जाएगा। मैं एक सवाल पूछता हूँ सिंप्लीफाई करने के लिए आपसे, आप चैट में लिख सकते हैं कि मान लो किसी भी तरह से आपको ये क्लियर हो गया
कि कुत्ते ने आपको काटा, लेकिन कुत्ते के बॉडी में या उसके मुंह में कोई वायरस नहीं था, रेबीज नहीं था। क्या अब वैक्सीन लेने की कोई जरूरत है रेबीज की? द आंसर इज नो। क्योंकि कुत्ते से आपके बॉडी में, इसके बॉडी में नहीं था रेबीज, आपके बॉडी में नहीं है, तो रेबीज को प्रोटेक्शन के लिए किसी भी तरह की चीज की जरूरत नहीं। 90% टाइम ऐसा ही होता है। क्यों? क्योंकि 100 में से सिर्फ 10 या उससे भी कम कुत्तों के मुंह में रेबीज का वायरस होगा, सब में नहीं होगा। लेकिन किसमें होगा किसमें नहीं होगा ये नहीं समझ सकते हम, लेकिन ये पक्का है कि अगर 100 लोग कुत्ते ने काटा तो 90 लोगों को वैसे ही जिंदा रहने वाले, बिकॉज रेबीज था ही कुत्ते का, अधिकतर कुत्ते के मुंह में रेबीज का वायरस होता ही नहीं, उनकी बॉडी में होता ही नहीं, यानी कि उनको कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर ये पता चल जाए क्लियरली, कैसे पता चलेगा उस पर आते हैं, लेकिन अगर ये क्लियरली पता चल जाए कि कुत्ते के मुंह में रेबीज का वायरस नहीं था तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो वायरस है आपकी बॉडी में आया नहीं, जो वायरस आपकी बॉडी में गया ही नहीं, तो इसको इससे प्रोटेक्शन की जरूरत है। मुझे लगता है कि इसमें आप सब एक्सेप्ट कर रहे होंगे एक राय में कि हाँ फिर तो वैक्सीन की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, अब सिनेरियो दूसरा ले लेते हैं। सेकंड सिनेरियो इज कि वो जो 10% कुत्ते हैं जिनके बॉडी में रेबीज का वायरस है, उसने आपको काट दिया, अब क्या करेंगे? अब आप बोलेंगे कि हाँ अब तो रेबीज से बचने के लिए कुछ तो प्रिपरेशन करना पड़ेगा, जैसे वैक्सीन लगाना पड़ेगा, इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, ये आपके दिमाग में तर्क होगा। अब इसको जरा समझ लेते हैं वैक्सीन और इंजेक्शन को। ये वैक्सीन है जो कुत्ते काटने के बाद कराया जाता है, मान लेते हैं सिंबॉलिक। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वैक्सीन कोई दवा नहीं होती है, वैक्सीन दवा नहीं है। इस वैक्सीन के अंदर क्या है ये समझना पड़ेगा। कुत्ते के काटने के बाद जो वैक्सीन लगाते हैं इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर यही रेबीज वायरस का छोटा सा टुकड़ा होता है। मतलब ये कि इसके माध्यम से भी आपके बॉडी में रेबीज ही पहुंचाया जा रहा है। कुत्ते ने आपके बॉडी में रेबीज पहुंचा दिया, अब डॉक्टर बोल रहे मैं भी रेबीज पहुंचाऊंगा, ये मामला है। क्यों रेबीज पहुंचाएंगे वैक्सीन से? क्योंकि जब रेबीज के कीटाणु बॉडी में पहुंच जाएंगे, कुत्ते के काटने के बाद भी पहुंचे, ऊपर से डॉक्टर ने 2-4 घंटे बाद जब डॉक्टर ने पहुंचा उसने भी रेबीज का ये इंजेक्शन लगाया कि इसके माध्यम से वही वाला वायरस बॉडी में पहुंच गया, लेकिन थोड़े छोटे हैं। क्यों पहुंचाया जाएगा? कारण बड़ा सिंपल है कि जब बॉडी में कोई भी तरह का वायरस जाता है या उसका प्रोटीन जाता है तो बॉडी अपने आप को बचाने के लिए उसके अगेंस्ट एक एंटीबॉडी तैयार करती है, एक ढाल तैयार करती है। लेकिन ढाल बॉडी तभी तैयार करती है जब बॉडी को क्लियर हो जाए कि मेरे ऊपर अटैक हुआ है, तो वो एंटीबॉडी तैयार करती है। तो अभी मान लो मुझे कुत्ते ने काटा नहीं, लेकिन मैं ये इंजेक्शन ले लेता हूँ, तो बॉडी सोचेगी कि वायरस आ गया, जो भी सच बात है, इसके अंदर भी डेड वायरस ही है और मेरी बॉडी ढाल बना लेगी। अब अगर फ्यूचर में यही वाला जो कीटाणु मुझे काटेगा तो मेरा ढाल पहले से तैयार है, लेकिन बॉडी जो ढाल है वो थोड़े दिन के लिए रहेगी बॉडी में, फिर बॉडी ढाल को खत्म कर देगी। तो ये समझना पड़ेगा। तो एक पार्ट ये है कि जब कुत्ते ने आपको काटा तो और वायरस बॉडी में गया, तो दोबारा से वैक्सीन के माध्यम से एक और वायरस बनने से कोई एडवांटेज है क्या? द आंसर इज नो, कोई एडवांटेज नहीं है। इस बात को समझने के लिए आज के हालात से समझते हैं। पाकिस्तान ने मिसाइल छोड़ा तो इंडिया ने ढाल के रूप में एंटी मिसाइल गन छोड़ के उस मिसाइल को ध्वस्त कर दिया। ये बात तो आप समझ ही रहे हैं। लेकिन एक सिनेरियो समझिए कि एक इंसान को आपने बिठा दिया कि भाई जब भी पाकिस्तान मिसाइल छोड़ेगा आप भी एक छोटा सा मिसाइल हमारे तरफ छोड़ देना, ताकि हम उनके खिलाफ या आपके खिलाफ उस मिसाइल के खिलाफ एंटी मिसाइल गन ऑन कर पाए। क्या इससे कोई भी एडवांटेज होगा? इससे कोई भी एडवांटेज नहीं हो सकता। जब पाकिस्तान ने मिसाइल छोड़ा तब आपने एंटी मिसाइल गन उसी वक्त छोड़ना है, उसके बाद कोई आपको बोलेगा तो दैट विल नॉट मेक एनी सेंस, क्योंकि तब तक या तो आपने छोड़ दिया या छोड़ा ही नहीं, जो होना तो हो गया। ठीक उसी तरह से जब इस कुत्ते ने मिसाइल अपनी बॉडी में छोड़ा तो आपका बॉडी एंटी मिसाइल गन यानी कि एंटीबॉडी बनाने पे लग गई है। अब डॉक्टर के बताए हुए एक और छोटा सा मिसाइल बॉडी में डालेंगे तो उससे कोई नया एडवांटेज तो होगा ही नहीं। लेकिन क्या पता कि कुत्ते के मुंह में वो वायरस था ही नहीं, फिर भी डॉक्टर ने वायरस अपनी बॉडी में भेज दिया
और अब आपका बॉडी इस वायरस से लड़ रहा है, इसकी कोई जरूरत नहीं। इसको आप ऐसे जोड़िए कि पाकिस्तान ने मिसाइल तो दागा ही नहीं, लेकिन भारत में जो आपने एक आदमी को अलर्ट करने के लिए बोला था, छोटा सा मिसाइल दाग देना, उसे लगा कि आपको दागा नहीं, उसने यूं ही मिसाइल चलाना शुरू कर दिया आपको अलर्ट करने के लिए, तो हलचल मच जाएगी, बिना मतलब की कंफ्यूजन होगा, बिना मतलब की गड़बड़ होगी। तो समझना ये होगा कि वैक्सीन इज नॉट ए मेडिसिन, इसके अंदर भी यही वाला वायरस है, उसका छोटा रूप, और इस उम्मीद से भेजा जाता है कि बॉडी उसको उसका एंटीबॉडी बना दे। ये तो हुई एक पार्ट। अब आता है इसलिए वैक्सीन कुत्ते का काटना, मैं ये नहीं बोल रही हूँ वायरस ये खतरनाक नहीं है, रेबीज के वायरस से मर सकता है इंसान, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि इसके बचाव के लिए ये वैक्सीन किसी काम की नहीं है। कैसे पता चलेगा काम की है या नहीं है? मैं बोल रहा हूँ काम की नहीं है, डॉक्टर बोलेगा काम की है, चाहे जीपीटी बोलेगा काम का है, गूगल बोलेगा काम का है, मैं बोल रहा हूँ काम का नहीं है। किसकी बात मानेंगे? मेरी बात मानेंगे या उन सबकी बात मानेंगे? यहाँ नियम होना चाहिए। अगर कोर्ट में मैं पहुंच जाऊं, चाहे जीपीटी पहुंच जाए, गूगल पहुंच जाए, डॉक्टर पहुंच जाए, सारे लोग बोले, मैं बोलूं कि ये काम नहीं करता है, बाकी लोग बोले काम करता है, कोर्ट किसकी बात मानेगी? कोर्ट एक ही बात बोलेगी, जो सबूत दिखा देगा हम उसकी बात मानेंगे। समझते हैं इस बात को? कोर्ट सबूत देखती है, ये नहीं देखती कि भीड़ क्या बोल रही है, ये देखती है कि सबूत कौन दे रहा है। तो अगर आप इस कोर्ट के जिस तरह से काम करते हैं इसको मानते हैं, तो आप सबूत को मानेंगे। तो सबूत आप निकालिए, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल बोलते हैं मेडिकल भाषा में, जिसे हम सबूत बोल सकते हैं। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में ये होता है कि 100 लोगों को कुत्ते ने काटा, एक ही कुत्ते ने काटा, और 100 में से 50 लोगों ने वैक्सीन लगा लिया और 50 लोगों ने कुछ भी नहीं किया। फिर देखते हैं कि इनमें से जिन्होंने वैक्सीन लगाया उनमें से कितने की मौत हुई या नहीं हुई, और जिन्होंने कुछ नहीं किया उनमें से कितने की मौत हुई नहीं हुई। अगर वैक्सीन वालों में से ज्यादा लोग बचा लिए गए तो कंक्लूजन ये है कि वैक्सीन सेफ लाई, दैट्स फॉर रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, जिसके आधार पे जो कि बेसिस होता है मेडिकल साइंस का। अब क्या कुत्ते के वैक्सीन के ऊपर कभी भी रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल हुआ है? द आंसर इज नो। पूरे दुनिया में कुत्ते के ऊपर कभी भी कोई रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल आज तक पूरे दुनिया में नहीं हुआ। तो क्या आधार है ये बताने का कि वैक्सीन काम करती है? आधार वही है कि भाई लोग बोल रहे हैं, एक के बाद एक लोग बोल रहे हैं, और जो बोल रहे हैं वही पता चला जा रहा है। लेकिन याद रखिए कौन क्या बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट नहीं, जब तक सबूत नहीं है। अगर आप चैट जीपीटी से पूछेंगे, डॉक्टर से पूछेंगे, मेडिकल इंस्टीट्यूट से पूछेंगे, क्यों नहीं हम रैंडमाइज्ड ट्रायल आप कर सकते हैं कि 100 लोगों को काटा, राइट, यहाँ भी मेरे ख्याल से 100 लोग हैं, एक कुत्ता को कमरे में घुसा दो, सभी को काटता चला जाएगा, और 50 लोगों को वैक्सीन दे दिया, 50 लोगों को नहीं दिया, फिर देखते हैं कितने लोग जिंदा रहते हैं दोनों को। तो जवाब आएगा ये एथिकल नहीं है। एथिकल क्यों नहीं है? क्योंकि भाई ये जानते हुए कि वैक्सीन बचा लेगा, फिर भी हम वैक्सीन नहीं लगा रहे 50 लोगों को, लेकिन ये जाना ही कब? उसका एविडेंस क्या है? अच्छा, इंसान पे नहीं कर सकते, जानवरों पे तो कर सकते हैं। जानवरों के ऊपर ये जो रेबीज का वैक्सीन का ट्रायल हुआ, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, चूहों के ऊपर 100 चूहे, 100 के 100 चूहे को रेबीज डाल दी, और उनमें से आधों को रेबीज की वैक्सीन लगा दी और आधों को नहीं लगाया। अब देखा गया कि क्या जिनको वैक्सीन लगाया उनमें ज्यादा चूहे जिंदा रहे? आंसर इज नो। ये रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल से कंक्लूजन आया कि वैक्सीन लगाने से रेबीज में कोई भी बचाव नहीं होता है। एनिमल ट्रायल मॉडल तो है रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल का। ये रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल अगर आपको देखना है तो इस लिंक में wishlook.com/10 में जाके इसी वक्त आप देख सकते हैं। तो रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल सबूत है कि वैक्सीन काम नहीं करती है, राइट? लेकिन डॉक्टर एक और आपको झांसा देने की बात करेंगे कि नहीं, अकेले हम वैक्सीन नहीं देते, साथ में हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी देते हैं, एक तरह का एंटीबॉडी। इसको अगर समझते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होता है, तो वैक्सीन के साथ दिया जाता है। ये क्यों समझने की जरूरत है? क्योंकि इसके माध्यम से आप कुछ ऐसी बातें समझेंगे कि आगे आने वाले दिनों में कुत्ता को काटे ना काटे, कई सारी बीमारियों में आप डिसीजन की स्थिति में आ जाएंगे। सिर्फ डॉक्टर जो बोल रहे हैं उसको विश्वास करके
सत्य क्या है, साइंस क्या है, वो आपको समझ मिल जाएगी। इसलिए मैं एक उदाहरण को थोड़ा इलाबोरेटली लेना चाहता हूँ। अब इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन बॉडी का वही वाला ढाल है जो ढाल बॉडी बनाता है एंटीबॉडी, इसे एंटीबॉडी बोलते हैं। जब भी कोई वायरस बॉडी में अटैक करता है, जब भी किसी तरह का वायरस अटैक करता है, बॉडी एक ढाल बनाता है, उसको मारने के लिए अपना औजार, अपना हथियार बनाता है। उस हथियार का नाम है एंटीबॉडी। लेकिन अलग अलग तरह के वायरस के लिए बॉडी को अलग अलग हथियार बनाने पड़ते हैं, एक जैसा हथियार काम नहीं आएगा। और हथियार भी थोड़े समय के लिए बॉडी में रहता है, फिर बॉडी से गायब हो जाता है, फिर नए सिरे से बनाने पड़ते हैं। तो आप समझ आओगे, जैसे मान लो आपके घर में मच्छर बहुत सारे हैं, तो आपका ढाल क्या होगा? आप फटाफट मच्छरदानी लगा लेंगे, उसको हो जाएगी, तो मच्छर से आपको बचाव हो जाएगा। लेकिन मान लो आपके ऊपर गोलियों से अटैक किया गया या अटैक होने वाला है, क्या वो मच्छरदानी काम आई? डेफिनेटली नॉट। अब आपका ढाल क्या होगा? आप फटाफट बुलेट प्रूफ पहन लेंगे, उससे बचाव हो सकता है। अब मान लीजिए आपको पहले से अंदेशा है कि बम गिर रहा है, आपके ऊपर गिर सकता है, आपकी बिल्डिंग के ऊपर गिर सकता है, क्या वो बुलेट प्रूफ काम आएगा? अब वो ढाल काम नहीं आएगा, ये एंटीबॉडी काम नहीं आएगा। अब कौन सा ढाल चाहिए? आप अंडरग्राउंड हो जाएंगे, बंकर में अंदर छुप जाएंगे। तो मैं इस बार में ये बताना चाह रहा हूं कि ढाल जो है, जो प्रोटेक्शन है, वो अलग अलग वायरस के लिए अलग अलग होगा। जिस तरह से मच्छर से बचने के लिए जो ढाल आपका है, वही वाला ढाल बॉम्ब से बचने के लिए नहीं हो सकता। ये बात अब इस कॉन्टेक्स्ट में जरा समझते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और लाइफ सेविंग है, और सेविंग के साथ समझना बहुत जरूरी है। आसान भाषा में समझाऊंगा और उसके एविडेंस में जो साइंटिफिक एविडेंस भी साथ में इसमें डाली गई है, वो भी आप देख लीजिए। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझनी होगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जैसे यहाँ पे आम है मेरे पास, आप देख रहे हैं यहाँ पे कई सारी वेराइटी के आम है। ये सिंगुरी आम है, ये दशहरी आम है, नीचे वो लंगड़ा आम भी रखा हुआ, अलग तरह के आम है, सफेदा भी रखा हुआ है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि दशहरी आम की गुठली से क्या सिंगुरी आम का पेड़ लग जाएगा? भाई दोनों तो आम है, भाई दोनों ही आम है, तो क्या मतलब इसकी गुठली मैं उसको यूज करूँ और आ जाए पेड़ दूसरा कोई? तो आप बोले आम ही तो है, दिखने में भले ही सारे आम है, इन सबका नाम भले आम है, लेकिन एक की बीज से दूसरा पेड़ नहीं आ सकता, यही सत्य है। ठीक उसी प्रकार आपको ये समझना पड़ेगा, ये जो रेबीज है वायरस, इसमें भी हजारों वैरायटी है, जैसे आम के हजारों वैरायटी है, और हर वैरायटी का जो ढाल एंटीबॉडी है वो अलग 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 है। जिस तरह से हर वैरायटी का बीज अलग अलग है, वो आपस में एक दूसरे से कुछ मैच नहीं करते हैं, राइट? तो जब ये कुत्ता ए और कुत्ता बी दोनों आपकी गली में है, दोनों के मुंह के अंदर जो रेबीज का वायरस होगा, एक के अंदर सिंदूरी वाला रेबीज का वायरस होगा, दूसरे में हो सकता है कि सफेदा आम वाला रेबीज का वायरस। मतलब दोनों के बोलने को दोनों रेबीज ही हैं, बट वो दोनों के दोनों अलग हैं। अब जो ये जो वैक्सीन है या फिर वो इम्यूनोग्लोबुलिन है जिसे ढाल बोल रहे हैं, वो ढाल जब बना तो कौन सा एंटीबॉडी बना, कौन से वाले आम के लिए, यानी कि कौन से वाले रेबीज के, कौन से वाले वायरस के लिए बना, ये किसी को नहीं पता। वो तो बन के बाहर से आता है, बना भी क्या 2-3 साल पहले होता है, राइट? जो इम्यूनोग्लोबुलिन बनता है वो बन के हॉस्पिटल स्टोर रहता है फ्रीजिंग पॉइंट में, और वो 2 साल तक स्टोर रहता है, फिर एक्सपायर होता है। यहां ये समझना होगा आखिरी बात इस कॉन्टेक्स्ट में, ये जो वायरस की दुनिया है, ये वायरस की दुनिया हमारी दुनिया से बहुत पुरानी है। इंसानियत जानवर के आने से करोड़ों साल पहले से वायरस इस दुनिया में आए थे, और शायद हमारे जाने के बाद भी करोड़ों साल तक जीवित रहने वाले हैं। ये कभी एक्सटिंक्ट क्यों नहीं होते? क्योंकि ये जल्दी म्यूटेट होते रहते हैं। म्यूटेट मतलब कि दुश्मन हमें अटैक करे, दुश्मन के पास जो हथियार है हमें अटैक करने का, वो हथियार हमारे ऊपर काम ही ना करे, उस तरह से हम आपको बदलने की क्षमता रखते हैं। इसको मैं समझाता हूँ आपको सिंपल भाषा में, म्यूटेशन क्या होता है। मान लीजिए आपके सामने भालू आ रहा है आपको हमला करने के लिए, तो भालू से लड़ने के लिए, बचने के लिए, मारने का हथियार क्या? बंदूक से ही करेंगे, सामने आते हैं बुलेट छोड़ा दूंगा। लेकिन जब तक वो सामने आया, वो भालू समझ गया कि इस पर बंदूक है, तो बंदूक से मैं मर जाऊं, तो भालू म्यूटेट होके मच्छर बन गया।
जिस जिस बंदूक से आप भालू को अटैक कर सकते थे, मार सकते थे, क्या वही बंदूक से मच्छर को मार सकते हैं? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि मीटर हो चुका है। अब आप क्या करेंगे कि अब मच्छर मेरा दुश्मन है, उसे मारने के लिए, मच्छर को मारने के लिए जो हथियार है वो है रैकेट, इलेक्ट्रिक रैकेट हमारे घर में है। इलेक्ट्रिक रैकेट से आपको एम करेंगे, ये मार दूंगा मैं। और जब तक आप इलेक्ट्रिक रैकेट से एम करते हो, मच्छर म्यूटेट होकर हाथी बन जाता है। अब वही वाला मच्छर के लिए आप रैकेट काम कर रहा था, लेकिन हाथी के लिए सेम हथियार काम नहीं करेगा। अब इसको जोड़िए वायरस की दुनिया से, ये जो रेबीज वायरस है, या कोरोना वायरस है, या इन्फ्लुएंजा वायरस है, या हेपेटाइटिस वायरस है, ये सारे वायरस उस भालू की तरह लगातार म्यूटेट होते रहते हैं, हर साल म्यूटेट होते रहते हैं, हर महीने म्यूटेट होते रहते हैं। तो जब वो इम्यूनोग्लोबुलिन बन रहा था, तब ये वायरस भालू की तरह था, लेकिन बन के जब तक हॉस्पिटल पहुंचा, तब तक ये वायरस मच्छर की तरह बन गया। तो ना तो वो इम्यूनोग्लोबुलिन काम करेगी, ना तो ये वायरस वैक्सीन काम करेगी। हाँ, इससे व्यापार जरूर हो सकता है। अब इसको अगर हम कंक्लूड करते हैं, आज भारत में आप थोड़ा इंटरनेट में सर्च कीजिए, अखबारों में अक्सर रिपोर्ट आती है, अभी भी आई है, कि छोटे छोटे बच्चों को कुत्तों ने काटा, उसी वक्त वैक्सीन दिया, फिर आगे न्यूज आती है वैक्सीन देने के बावजूद भी बच्चे की मौत। रिपोर्ट ये होनी चाहिए वैक्सीन देने की वजह से ही बच्चों में मौत, क्योंकि जब कुत्ता काटेगा तो 10% चांस है कि वायरस बॉडी में जाएगा, 90% चांस है कि वायरस है ही नहीं। लेकिन आपने वैक्सीन जब दिया, अब 100% चांस होगी बॉडी में वायरस है, लेकिन वो वायरस कुत्ते वाला नहीं है, वो वायरस इस इंजेक्शन वाला है। इंजेक्शन के अंदर भी वही वाला वायरस है, मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो यहाँ पे सवाल ये आता है, तो करेगा, मान लो आप में से जो सामने मेरे खड़े हैं, सारे चैनल्स के हमारे साथी, अगर यहाँ से बाहर निकलते हैं, आपको कुत्ता काट ले, तो अब क्या करें? क्योंकि आपको ये मेरा ये एक्सप्रेशन देख के आपको कि भाई अब मैं वैक्सीन लगाऊं या ना लगाऊं, पहले तो ये निश्चिंत थे, काटेगा तो वैक्सीन लगा लूंगा। और होना ये था कि अगर आपकी फिर भी मृत्यु हो जाती है, डॉक्टर बोलेगा कि आप लेट लाए थे, कोई ना कोई बहाना मार देगा। और कहीं आप बच जाते हैं वैक्सीन लगाने के बावजूद भी, डॉक्टर बोलेगा वैक्सीन की वजह से ही बच गए। उनके पास तो दोनों आंसर तैयार है, अगर आप बच गए तो भी एक आंसर तैयार है, और अगर कहीं मर गए तो भी एक आंसर तैयार है। तो आप जो लोग मुझे यहाँ देख रहे हैं, हमारे ऑफिस से बाहर जाएंगे, तो देखिए आसपास कुत्ता ना हो, और कुत्ता हो और अगर वो खाने या को काटेगा, तो सबसे बढ़िया जगह काटने की जिसमें मृत्यु होने के चांस सबसे कम है, वो है पैर। और सबसे खराब जगह जहाँ काटने से मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाएगी, इनकी मृत्यु वैसे नहीं होगी अगर उसके मुंह में वायरस होगा, तो वो है सिर के जितने करीब होगा उतने आपकी मृत्यु होने के चांस ज्यादा है, अगर वो वायरस है तो, रेबीज वायरस है। तो जब भी आपको जब पता चलेगा तो कुत्ता काटने ही वाला है, तो कम से कम अपना पैर आगे बढ़ा दीजिए, ले यार यही काट ले, लेकिन मेरे ऊपर वाले हिस्से में मत काटना, इतना तो कर नहीं सकता। अच्छा, मान लीजिए काट ही लेता है, पैर में ही काट लेता है, या हाथ में काट लेता है, गले में काट लेता है, अब क्या करें? अब दो काम एक साथ करने हैं। स्टेप 1, ये ध्यान सुनिए, जो मैं बताने जा रहा हूँ उसके एविडेंस में है, एक भी बात मन में नहीं है। हाँ, मैं कहानी के माध्यम से बता रहा हूँ, अलग बात है, बट एविडेंस इज। मान लेते हैं, इमेजिन कीजिए आप मेरे ऑफिस से बाहर निकले, वैसे भी यहाँ 2-4 कुत्ते लोग घूमते रहते हैं, राइट? तो वो आया, आपके पैर में काट लिया। अब दो स्टेप एक साथ करना है। स्टेप 1, ये दो पार्ट में, पहला, हो सके तो कुत्ते को बांध के रखना है। अगर वो कुत्ता काटने के 7 दिन तक जिंदा है, खाते की जरूरत नहीं, तो चिंता मत कीजिए, आप भी जिंदा रहेंगे। नॉर्मली कुत्ते के अगर वायरस एक्टिव है, रेबीज, तो 7 दिन इसकी आयु होती है ना? तो आप निश्चिंत हो जाएंगे, आराम से नींद आएगी। अगर वही जिंदा है, 7 दिन हो गया, तो आप भी जिंदा रहने वाले। चलो, ये तो एक बात। दूसरी बात, मतलब स्टेप 1, उसी वक्त जहां पे कुत्ते ने काटा वहीं उसको फटाफट धो लीजिए, जितना हो सकता है वो इंजरी को अच्छी तरह से वॉश कीजिए। ये स्टेप 1 है। स्टेप 2, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब ये वैक्सीन का खेल नहीं आया था, तब भी कुत्ते थे, तब भी इंसान को काटते थे, तब इंसान पूरी दुनिया में क्या करते थे। इस पे मैंने खोज की, और खोज करने के बाद एक जर्नल का नाम बताता हूँ, इंडियन मेडिकल गैजेट, 1 अक्टूबर 1866। इस दिन का रिपोर्ट, इसमें वो गैजेट का पूरा
आपको लिंक मिल जाएगा, वो रिसर्च पेपर इसमें मिल जाएगा visual.com/health में। उसमें मैंने पढ़ा कि तब क्या करते थे जिससे कुत्ते के काटने के बावजूद भी कोई नहीं मरता था। तब डॉक्टर्स ये करते थे, स्टेप 1 मैंने आपको बता दिया, कुत्ते को बांध के रखना या कुत्ते में निगरानी रखना, वो तो चलते ही रहेगा, और साथ में वॉश करना जहां पे कुत्ते ने काटा अच्छी तरह से। स्टेप 2 10 मिनट के लिए इसे बोला जाता था टर्किश बाथ, कहीं इसका नाम था किसी देश किसी दुनिया कोने में हमाम, कहीं बोला जाता था वेपर बाथ। 10 मिनट्स ऑफ टर्किश बाथ और हमाम और वेपर बाथ, अलग अलग दुनिया के कोने में इसी एक चीज का, इस मेथड का 3-4 नाम थे। या फिर जैसे आज बोला जाता है आजकल स्टीम बाथ। 50 डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर में 10 मिनट के लिए स्टीम बाथ करना है, जितनी जल्दी हो सके काटने के बाद। स्टीम बाथ कहाँ करेंगे? हमारे आसपास देश में हर बड़े होटल में स्टीम बाथ की फैसिलिटी होती है, मसाज पार्लर में होता है, पंचकर्मा थेरेपी सेंटर में होता है, नेचुरोपैथी सेंटर में होता है, हॉस्पिटल में होता है, बहुत लोगों के घर पे भी होता है। तो स्टीम बाथ करता है 10 मिनट, 7 दिन तक रोज कम से कम 10 मिनट स्टीम बाथ। जब ये स्टीम बाथ करते हैं तो हमारे पोर्स खुलते हैं और वो न्यूट्रलाइज करता है, और जिससे इंसान को वायरस का फर्क नहीं पड़ता है, वो हेल्दी जिंदा रहता है। और साथ में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए द काइंड ऑफ डाइट DIP डाइट जो मैं आपको बताता भी आया हूँ, उसका एक वर्जन है कॉल्ड सर्केडियन DIP। बेसिकली आपको सिंपली ये याद रखना है कि जब आपके बॉडी में फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल की मात्रा बढ़ जाती है करीब 70%, जैसा कि हम सर्केडियन DIP डाइट के बारे में डिटेल में आगे बताऊंगा, करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है। तो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देना ताकि इम्यूनिटी इस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी तैयार करने में लग जाए, और साथ में उसको एक्टिवेट करने के लिए वेपर बाथ, स्टीम बाथ, टर्किश बाथ, हमाम या स्टीम, यही सारे नाम है इसके, है होता है वो स्टीम बाथ में, वो 10 मिनट लेना। जब स्टीम बाथ लेंगे ह्यूमिड हॉट एयर का बॉडी में पड़ेगा, ह्यूमिड हॉट एयर याद रखिए आपकी इम्यूनिटी को इम्यूनिटी ट्रिगर करता है। हॉट हीट आपके इम्यूनिटी को एकदम से तेज कर देगा, राइट? तो एकदम से इम्यूनिटी तेज होगी तो एंटीबॉडी भी वो तेजी से बनाएगी, राइट? तो ये जो है ये बड़ा ही आसान तरीका है, और ये आसान तरीका कोई नुस्खा नहीं है, ये मेडिकल जर्नल में है, पूरे दुनिया यूज करती थी, 1866 की रिपोर्ट है। लेकिन जब वैक्सीन का काम खेल चालू हुआ तब इस तरह का जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड ऑथेंटिकेटेड जो मेथड्स थे उसको लिटरेचर से हटा दिया गया, दबा दिया गया। वो तो हमारा काम है R&D करना, रिसर्च करना, तो कहने से भूल जाते हैं, लेकिन ये हम अपने हॉस्पिटल में भी कराते हैं। इसका एक वर्जन हॉट वाटर मशीन, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा किस तरह से हॉट वाटर मशीन अपने हॉस्पिटल में कराते हैं, वो भी मैं आगे आपको जिक्र करूंगा। तो यहाँ पे मैं एक बार अगर कंक्लूड करता हूँ इसमें, तो एक बात याद रखिए, कभी अगर कोई कुत्ता काटता है और उसमें वायरस होता है रेबीज वाला, तो आपकी बॉडी में जा सकता है, लेकिन हमारी बॉडी सक्षम होती है रेबीज वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने के लिए। जिनको ऐसा लगता है कि बॉडी सक्षम नहीं होगी, तो ये इसके अंदर ये मेरे स्क्रीन में रिसर्च पेपर दिया है, जिससे क्लियर हो जाएगा कि दुनिया में आज भी ऐसे जगह है जहाँ पे सड़कें भी नहीं पहुंची है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं पहुंची है, जहाँ पे इंटरनेट नहीं है, जहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, जैसे अमेज़न की जंगलें होती हैं, जहाँ पे तो वहाँ जाहिर सी बात है इंजेक्शन भी नहीं पहुंचा होगा, लेकिन वहाँ पे भी कुत्ते तो हैं और काटते भी होंगे। और ये देखा गया है वहाँ पे जब रिसर्च किया गया कि लोग उसके बाद मरते नहीं हैं और उनके बॉडी में रेबीज के अगेंस्ट एंटीबॉडी पाया गया, जिससे ये क्लियर होता है कि हाँ रेबीज की वायरस बॉडी में गया होगा, तभी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाया होगा और आदमी वो जिंदा है। तो वो रिसर्च पेपर में इसमें डाला है। तो यहाँ कंक्लूड कर रहा हूँ इस एक भाग को कि ऐसा नहीं कि रेबीज के काटने के आने से बॉडी में कोई खतरा नहीं, खतरा है, इंसान मरते नहीं है, लेकिन मरना जरूरी नहीं है, और ठीक होने का रास्ता ये नहीं है वैक्सीन। और ठीक कैसे होंगे मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, एविडेंस है। तो यहाँ पहला इस हमारे इस कॉन्फ्रेंस का जो पहला जो सीख है वो ये कि बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे हो सकता है। फिर चाहे वो कुत्ते की काटने की बात करें या फिर हम
बॉडी के अलग अलग तरह के इनिशियल प्रॉब्लम की बात करें, मान लो किसी को बैक एक हो गया, किसी को घुटने में दर्द है, तो ये ऑलमोस्ट हर दिन की उनकी दिक्कतें आती हैं। तो अब हम ड्रग डिपेंडेंट हो जाते हैं, लेकिन अपने घर के सामान से ही आप इन सब का सोल्यूशन पा सकते हैं। यहां मैं बात कर रहा हूं एक इंटरेस्टिंग मेथड की, इसका नाम मैंने दिया है पेन फ्रीडम मशीन। अपने लिए घर के सामान से कैसे पेन फ्रीडम मशीन बना लें, और अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए जब आपको सीवियर पेन है, मान लो अगर मैं सुन लेता हूँ कि घुटने में पेन है, बैक में पेन है, राइट, चेस्ट में पेन है, ऐसी जगह पेन होती है, और आपको कोई परफॉर्मेंस करना है, आपको डांस करना है, आपको आपका कोई कार्यक्रम है, तो तब क्या करेंगे आप? नॉर्मली तब पेन किलर लोग ले लेते हैं, पर वो खतरनाक होता है, आपको पता ही है, उससे पेन किलर से कैंसर भी हो सकता है या हो भी जाता है। तो आपको बनाना है घर की के सामान से पेन मशीन। तो चलो बनाते हैं पेन मशीन, बड़ा सिंपल है। फिर मैं बता रहा हूँ, ये कोई मेरा आविष्कार नहीं, मैंने सिर्फ नामकरण किया है। ये सारा कुछ रिसर्च पेपर के आधार पे है, और हम अपने हॉस्पिटल में भी अपने पेशेंट में यूज करते आए हैं। हमें लगा कि ये आपके लिए काम कर सकता है, और वो भी फ्री में घर पे रहते हुए, और उसके रिसर्च पेपर भी मैंने इसी में डाल दिए, इसी क्रम में डाल दिए जिस क्रम में मेरा लेक्चर आगे बढ़ रहा है। तो खैर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पेन मशीन की। तो आप सबके घर में ये हेयर ड्रायर तो है ही, राइट, और जहां भी आपको पेन हो तो एक प्रिंसिपल याद रखिए, हीट से पेन कम होता है। हीट अगर वहां पहुंचा देंगे तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा तो पेन कम हो जाता है। मान लो चेस्ट में पेन है, तो मुझे क्या करना होगा, ये ऑन कर दिया, और चेस्ट में पेन है, आपने गर्मी अभी तो फीवर करा हुआ है, सीधे कपड़े उतार के 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए ये क्या है, सबके घर पे है, अगर आपके पास आता है हेयर ड्रायर, जब आपने किया 5 मिनट के लगातार, तो चेस्ट का पेन रिलीज हो जाएगा या रिलीज हो जाता है। तो ये सारा दर्द है, जिसके अंदर ये सारा जड़ में दर्द है। अब मान लीजिए आपके घुटने में दर्द है, तो घुटने में भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पीठ में दर्द है, तो भी कर सकते हैं। 5 मिनट लगेंगे, घर पे ही है, एक दिन करके देखिए, आराम लग रहा तो आगे से भी कीजिए, राइट। अब मान लीजिए आपका एक भाषण है आने वाले दिनों में, और अचानक आपको कफन कोल्ड हो जाता है, क्या करेंगे भाषण में? कम से कम आप ये सोचते हैं कि यार इस भाषण में ठीक से देखूं, उसके बाद कब से मैं रेडी हूँ। तो इमीडिएट रिलीफ के लिए इस एरिया में अगर हीट दें तो आपको रिलीफ मिल जाएगा। तो हीट देने का तो तरीका यही है कि इसको थोड़ा दूर रखो, और 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, और इसके बाद इतना हीट मिल जाएगा कि एटलीस्ट आप अगला कार्यक्रम 1-2 घंटे के आराम से निकाल पाएं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बड़ी अच्छी तरह से हीट हो जाए, तो आपको मॉइस्ट हीट, ड्राई हीट, आपको मॉइस्ट हीट देना पड़ेगा। तो इसके लिए इसको थोड़ा सा और जुगाड़ कर सकते हैं, जुगाड़ ऐसे कर सकते हैं, इसको, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये तो आप समझ ही रहे होंगे, स्टीमर है थोड़ा सा, और इसके अंदर पानी है, और ये नीम का तेल है। जब इफेक्टिवनेस बढ़ानी है कि मुझे जल्दी ठीक होना है, तो नीम के 2 चम्मच, करीब 10 ml आप देख रहे हैं, अगर दिख रहा है तो नीम का तेल है और पानी है। और अब एक तो ये कि अब हम ऐसे कर लेते हैं, तो ऐसे करने में थोड़ा टाइम लगेगा, जल्दी और ठीक हो, तो इसमें हमने ये ड्रायर का भी सहारा ले लिया, ऐसे तो किया, और ड्रायर से भी दोनों को ले लिया। ये तो काम कोशिश करेंगे आप, जब ये करेंगे आप, तो इससे आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा, 5 मिनट। तो ये आपका फ्रीडम मशीन टेक्निक है। इसमें नीम ऑयल का बड़ा उपयोग है, ये बहुत ही मिरेकलस है, और इसमें रिजल्ट बहुत ही ज्यादा तेजी से आते हैं। मान लो घुटने में दर्द है, लेकिन आप और जल्दी ठीक होना चाहते हैं, तो पहले नीम तेल का 5 मिनट से मालिश करेंगे जहां भी पेन है, मालिश करने के बाद
फिर ड्राई हीट देंगे तो 10 मिनट हो गया। पीठ में पेन है तब भी नीम ऑयल का यूज करेंगे और उसका घुटने और फिर ड्राई हीट का यूज करेंगे। चेस्ट में पेन है तब भी नीम ऑयल का यूज करेंगे और उसका ड्राई हीट। नीम ऑयल कहाँ मिलेगा? कहीं भी मिल जाएगा, किसी भी दुकान में मिल जाएगा। अलग अलग कंपनियां बनाती है, बहुत महंगा होता नहीं है। तो आप ये जो सेटअप मैंने आपको दिखाया, इसमें लगभग नीम ऑयल 100-150 रुपए का है, ये खरीदी वहीं से, और ये भी आपके घर में बनाने के लिए 200 रुपए आते हैं। तो आपके लिए आपने देखा कि और ये सारा एविडेंस बेस्ड है, ये कोई मेरा बताया हुआ टेक्निक नहीं है, एविडेंस बेस्ड है। और एविडेंस तो खैर ये हुई एक बात कि छोटे मोटे पेन कफ में हम कैसे टेम्पररी बेसिस पे आराम पाएं। अब बीमारी को थोड़ा बढ़ाते जाते हैं कि अगर बीमारी और ज्यादा भयंकर हो जाए तब हम घर पे क्या करें, उसकी छोटी सी ट्रेनिंग मैं आपको देने वाला हूं। तो उसके लिए हम इस मॉडल की तरफ चलते हैं। मॉडल के माध्यम से फायदा ये होता है कि आपको समझने में आसानी मिलती है। तो अब आपकी जिंदगी किस तरह से समझाने के लिए मॉडल है। मान लीजिए आपकी बीमारियों के 3 मुख्य स्टेज हैं, 3 स्टेजेस ऑफ डिजीज। तो उसमें हम बात कर रहे हैं स्टेज 1 की। इसको हम समझेगा उधर आप बीमारियों के 3 मुख्य स्टेज हैं। पहला स्टेज बीमारी का, ये बीमारी का पहला स्टेज है जिसमें डायबिटीज है, बीपी हो गया था, तो नया हो गया बीपी, नया डायबिटीज या मोटापन, या फिर स्लीपलेसनेस, नींद नहीं आती, इंसोम्निया, या पूरे दिन टायर्डनेस लगता रहता है, या बॉडी में थोड़ा बहुत दर्द करता रहता है, या कॉन्स्टिपेशन होता रहता है, या इंडाइजेशन होता है, या एसिडिटी होती है, या वो एपेटाइट रहता है, खाने की इच्छा नहीं करती है। तो ये सारे साधारण इनिशियल बीमारी है। जब बीमारी का इंट्रोडक्शन आपसे हुआ है 20-25 साल में, 30 साल में, उससे पहले बीमारी का नाम निशान नहीं था। तो आपको इस तरह के अगर कुछ होता है, फर्स्ट स्टेज ऑफ डिजीज, फर्स्ट स्टेज ऑफ डिजीज जब होता है तो क्या करते हैं? पहला आप जब रोज ही देखते हैं रोज ही देखते हैं नींद नहीं आ रही, रोज ही देखते हैं कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, एक दिन आप तय करते हैं कि भाई मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ। तो डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर क्या बोलेगा? राइट, बीमारी हुई, डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर बोलेगा डायग्नोसिस लिख रहो, ब्लड शुगर चेक कराओ, ब्लड प्रेशर चेक कराओ, ब्लड रिपोर्ट लेके आओ, खून चेक कराओ, ऐसे कुछ और रिपोर्ट लेके आओ। रिपोर्ट आप डॉक्टर देखेगा और आप क्या करेगा? वो आपको ड्रग्स, दवाई दे देगा, डायग्नोसिस फिर दवाई। अब ये दवाई खाते रहेंगे। क्या ये दवाई खाने से, मेरा क्लियर सवाल, ये बीमारी ठीक हो जाएगी? जो बीमारियों के नाम लिए, क्या डायबिटीज ठीक हो जाएगा, बीपी ठीक हो जाएगा, मोटापन जो था वो खत्म हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा, नींद नहीं आने की जो दिक्कत थी वो ठीक हो जाएगा, बॉडी का पेन ठीक हो जाएगा, थकान जो आती रहती थी ठीक हो जाएगा? एक भी चीज ठीक नहीं होगी, ये बीमारी अपनी जगह पे ही रहेगी। ये बीमारी आप दवाई खा रहे हैं और तब ये बीमारी अपनी जगह पे। जब ये दवाई फिर भी आप लेते रहेंगे, आपको डॉक्टर ने बोला इस उम्मीद से कि कभी ना कभी बीमारी ठीक हो जाएगी, होगा क्या? 1 साल, 2 साल, 3 साल में ये बीमारी अपनी जगह पे है। अब आप सेकेंड स्टेज ऑफ पेशेंट बन जाएंगे, सेकेंड स्टेज ऑफ डिजीज, यानी कि ये बीमारी अपनी जगह पे वही है, अब आप सेकेंड स्टेज में पहुंच गए। सेकेंड स्टेज क्या होता है कि पहले तो दवाई से प्रेशर नॉर्मल रहता था, इंसुलिन पे पहुंच गए। पहले तो चलो भाई यूं ही मैं सो जाता था, नींद आती नहीं थी, या आती थी, या थोड़ा सा मुंह खुलता था, लेकिन आपको सी पर पाइप पर मशीन का सहारा लेना पड़ता है। अब अगला स्टेज क्या आ गया? अब आंखों में कैटरेक्ट आ गया। अब क्या आ गया? चेस्ट पेन होता है जो आप करते हैं। अब क्या आ गया? लीवर थोड़ा ठीक से काम नहीं करता, यूरिन डार्क यूरिन आता है। अब क्या होगा कि चलते फिरते पैरों में सूजन दिखाई देने लगती है। अब क्या होगा? साथ में सेकंड स्टेज में वेरिकोस वेन्स भी आ गया। तो इस तरह से स्टूल में ब्लीडिंग आने लगी। तो यानी कि और थकावट जो पहले थी वो और बढ़ गई, पेन और बढ़ गया। तो आप सेकेंड स्टेज ऑफ डिजीज में आ गए, दवाई वही चल रही है,
लेकिन अब क्या करेंगे आप? अरे वही करेंगे ना जो पहले किया था, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, सीधा डॉक्टर के पास पहुंचे। अच्छा डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर बोलेगा डायग्नोसिस करना पड़ेगा। डॉक्टर फिर एक लिस्ट बनाएगा डायग्नोसिस की कि भाई आप ऐसे करो, एलएफटी करा दो, केएफटी करा दो, इस तरह की चीजें, एक्सरे कर लो, अल्ट्रासाउंड कर लो, ऐसे डॉक्टर टेस्ट कर लो, ईसीजी कर लो, ऐसे खूब सारे डायग्नोसिस बनाएगा, बताएगा। आपने डॉक्टर के कहने पे डायग्नोसिस कर लिया, अब क्या होगा? वो डायग्नोसिस के बेसिस पे डॉक्टर और दवाई बढ़ा देगा, तो आप और दवाई लेके आ गए घर वापस, इस उम्मीद से ये जो बीमारी थी अब ये तो ठीक हो ही जाएगा कम से कम। अब ये बीमारी ठीक होगी क्या? क्या आपको लगता है इंसुलिन छूट जाएगी? किसी की छूट? क्या आपको लगता है सीपर वाइपर मशीन की डिपेंडेंसी छूट जाएगी? अगर किसी की छूटी है? क्या आपको लगता है कि भाई वो जो पैरों की सूजन चली जाएगी आप इस दवाई से? क्या आपको लगता है उसका स्कूल में ब्लीडिंग खत्म हो जाएगा आप इस दवाई से? क्या आपको लगता है उसका चेस्ट पेन खत्म हो जाएगा ये जो डायग्नोसिस के बेसिस पे इंटरवेंशन से? ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने बताया दवाई आप दे रहे हैं, इसमें से ये बीमारी ठीक हो जाएगी। ये वाली छोटी बीमारी बड़ी बीमारी बन जाएगी, खाते रहेंगे 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल, लेकिन धीरे धीरे ये बीमारी अब थर्ड स्टेज में पहुंची, यानी कि सीवियर स्टेज में पहुंची। सीवियर स्टेज क्या होता है कि अब आंखों में ग्लूकोमा हो गया, अब अचानक कभी सीवियर करने लगे, पेन होने लगे, ये है थर्ड स्टेज। चक्कर आने लगे, ये है थर्ड स्टेज। एक्सट्रीम कमजोरी आ गई, अब डायलिसिस डिपेंडेंट हो गए, व्हील चेयर पे आ गए, पैरालिसिस हो गया, तो ये थर्ड स्टेज। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ने लगी, ये थर्ड स्टेज। इतना कमजोर हो गए कि उठ ही नहीं पाते, ये फाइनल स्टेज, थर्ड स्टेज। तो इस तरह से बीमारियां और बढ़ गई, और बढ़ गई, दवाइयां बढ़ गई, बीमारियां बढ़ गई। तो इतनी बीमार पड़ गए तो अब क्या करेंगे? अरे भाई वही करेंगे ना जो पहले किया था, डॉक्टर वाला जाएंगे, डॉक्टर क्या करेगा? अरे वही करेगा जो पहले किया था, डायग्नोसिस लिख देगा, और डायग्नोसिस लिखने के बाद क्या होगा? अरे वही होगा ना डायग्नोसिस की बेसिस जो पहले हुआ था, और खूब सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी। वो डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी डॉक्टर बढ़ा देगा, कीमोथेरेपी रेस कर देगा, 2-4 बायोप्सी और कर लेगा, राइट? तो यही चलेगा। तो जब ये चलेगा और ये चलता रहेगा, क्या ये बीमारी ठीक होगी जो समय से पहले? क्या किसी की ठीक हुई आज तक? नहीं होगी। अब क्या होगा कि इन सारे चक्रों से आप पूरी तरह आजाद होने वाले हैं, क्योंकि अब सीधे आप हॉस्पिटल के अंदर ही भर्ती होने वाले हैं। मतलब हालत ये है ही नहीं कि घर पे खुश हो जाए, अब ये उम्मीद से कि अब ये इंसान जो है ना बच जाएगा तो हॉस्पिटल के अंदर ही आ जाए, यानी कि बीमारी, डायग्नोसिस एंड डिजीज आपके इर्द गिर्द ही आ गया, राइट? क्लोज आ गया। क्या आपको लगता है यहाँ पे वो ठीक हो सकता है? आप जो लोग मुझे सुन रहे हैं, एक भी ऐसा पेशेंट आप देखो, एक भी ऐसा पेशेंट एलोपैथी में जो गया था वो किसी भी एक साइकिल से बाहर निकल के आ गया, फर्स्ट स्टेज से बाहर निकला हो, सेकंड स्टेज से बाहर निकला हो, थर्ड स्टेज से बाहर निकला हो, ये तभी बाहर निकल सकता है वो पेशेंट। मुक्ति तभी मिलेगी जब उसका सारा माल या उसकी जान खत्म हो जाए, तब तक वो ट्रैप में रहेगा। इसे मैं बोलता हूँ द हॉस्पिटल ट्रैप। जो आज ये हमारी नई किताब है, अब ये चूहादानी आप देख ही रहे हैं। चूहादानी में एक चूहा जो जाता है अंदर तो देखता है कि मेरे लिए कुछ खाने का कुछ है, उसे क्या लगता है? उसे लगता है कि कोई भले इंसान ने मेरे खाने को बंदोबस्त किया, ये सोचने लगता है वो, राइट? कि भाई कुछ खाना मिल जाएगा, अंदर जाता है, खाना मिल भी जाता है, वो खाने लगता है, राइट? लेकिन जब खाना अंदर खत्म हो जाता है, ध्यान हो जाता है, तब वो देखता है कि मैं तो बंदर बन गया, तो ट्रैप हो गया, राइट? वो खाना जो था वो चूहे के खाने के पर्पस से नहीं था, लेकिन चूहे को पकड़ने के पर्पस से। तो जो डॉक्टर आपको डायग्नोसिस बोलते हैं वो डायग्नोसिस को ठीक करने के पर्पस से नहीं है, इस ट्रैप को फंसाने के पर्पस से। मुझे पता है कि इस वक्त आपके दिमाग में चल रहा होगा, जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि भाई ये तो बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन है, पहले कई लोग आहत भी हुए, बोल रहे हैं तो डॉक्टर है और मुझे, लेकिन सत्य यही है। अगर आपको विश्वास नहीं आए तो फिर इसका एग्जाम मैंने कर दिया, वो एग्जाम ये कि ये किताब में जो 30-31 मई को मैं रिलीज करूंगा, इस किताब में एक उदाहरण पूरे एविडेंस के साथ इसमें होगा, जिससे ये साबित हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये जो मैं बता रहा हूँ यही सत्य है कि हॉस्पिटल ट्रैप, डायग्नोसिस, ड्रग्स, डिजीजेस, फिर डायग्नोसिस, फिर ड्रग्स, फिर डिजीजेस, और ये साइकिल करते करते एक दिन आएगा जब आपको सारा माल खत्म हो गया या आपकी जान निकलेगी। तो अब
आपका सवाल होगा करें क्या, हाउ टू गेट रिड ऑफ द ट्रैप, इस ट्रैप से बाहर कैसे आए, ये आपका एक और सवाल होगा। तो जो कि मुख्य मुद्दा ये आता कि इस ट्रैप से कैसे बाहर आए, इसी पे हम बात करने वाले हैं, हाउ टू कम आउट ऑफ द ट्रैप। ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है इस ट्रेनिंग का। इस ट्रेनिंग को जो आपको घर पे काम आएगा, राइट। तो दोबारा से हम इसको ठीक से कर देते हैं। अगर आप स्टेज 1 का पेशेंट है, स्टेज 1 में है, स्टेज 2 में है या स्टेज 3 में है, या फिर हॉस्पिटल के अंदर ही क्यों ना है, किसी भी स्टेज में ये पॉसिबल है इस ट्रैप से पूरी तरह से बाहर निकलने का। हमारे पेशेंट जो मेरे पास आते हैं, हमारे पूरे देश में 500 से अधिक डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक होम है देश विदेश में, तो वहाँ के पेशेंट्स ट्रैप से बाहर निकलते हैं। अधिकतर पेशेंट तभी आते हैं जब वो थर्ड स्टेज में होते हैं या हॉस्पिटल में उसके बावजूद भी वो आराम से इससे बाहर निकल पाते हैं। तो क्या कैसे निकलते हैं, जरूरी नहीं कि आपको मेरे पास आना है, मेरे हॉस्पिटल जाना है, मेरे डॉक्टर के क्लिनिक होम में जाना है, लेकिन यही मेथड आप सीखिए। अभी मैं अभी सिखाने वाला हूँ, आप घर पे कीजिए और आप आसानी से इस ट्रैप से बच सकते हैं। इसकी शुरुआत में करता हूँ एक उदाहरण से। अभी आम का सीजन है, अभी मैंगो सीजन है, और जो लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं, किडनी के पेशेंट हैं, उनको या लिवर के पेशेंट हैं, तो डॉक्टर ने क्या बोला, सालों साल से क्या बोलते हैं, आम को खाने की बात तो दूर, अगर आपने सोच भी लिया कि आम खाना है तो उससे प्रश्न बढ़ जाएगा। होगा क्या, हो क्या रहा है कि जो डायबिटीज के पेशेंट है, जो इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट है, आम के सीजन में तरस के रह जाते हैं, आम की तरफ देखते भी नहीं है। क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि आम खाएंगे तो ब्लड शुगर बढ़ जाएगा, मर जाएंगे आप। क्या कह सकते हैं? अगर कोई पेशेंट सोचे, देखो मैं 15 साल से आम नहीं खा रहा हूँ, तब भी मेरे इंसुलिन नहीं छूटी, मेरा इंसुलिन बढ़ता जा रहा है, ब्लड शुगर बढ़ता जा रहा है, तो अब मैं डॉक्टर की एक भी बात नहीं मानूंगा, मैं खुद में आम खाऊंगा। नाश्ते में आम 1 किलो, लंच में आम 2 किलो, डिनर में आम 1 किलो, कुछ और नहीं खाऊंगा। अगर कोई पेशेंट, डायबिटीज का पेशेंट या कोई इंसान जो मोटा है, जिसकी बीपी ज्यादा बढ़ी हुई है, जिसको चेस्ट पेन है, वो यही फैसला करता है कि आम के सीजन में मैं ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों में आम ही खाऊंगा, कुछ भी और नहीं खाऊंगा। अगर ऐसा कोई फैसला करता है तो क्या होने वाला है, इस बात को समझिए। तो पहले 24 घंटे से 48 आवर्स के अंदर ब्लड शुगर तेजी से नीचे आएगा, इंसुलिन को कम करना मजबूरी हो जाएगी, एंड मोस्ट लाइकली हफ्ते 10 दिन में इंसुलिन पूरा ही छूट जाएगा। यानी उसकी डायबिटीज छूट गई, उसकी इंसुलिन छूट गई, उसकी एनर्जी वापस आ गई, वो पूरे दिन फुर्तीला बन गया, और जो एसोसिएटेड और सिम्टम थे वो भी गायब होने लगे। अगर मोटा इंसान, बीपी का इंसान, हार्ट का इंसान यही फैसला करता है कि मैं आम खाऊंगा, आम खाऊंगा, आम खाऊंगा, तो उससे क्या होगा, तीसरे दिन के अंदर ही बीपी नीचे आने लगेगी, यानी कि बीपी की दवाई को कम करना मजबूरी हो जाएगी। थर्ड डे, 1 महीने के अंदर उसका वेट लगभग 10% नीचे आएगा, 10%। 1 महीने के अंदर उसका जो एंजाइम था वो काम किया करता, लेकिन वो मैं बोल रहा हूँ 1 महीने की, 2-3 महीने का अगर ऐसा करता है, उसका नॉर्मल बीएमआई और पूरी तरह से हेल्दी हो गया वो, और बीपी की दवाई तो तीसरे चौथे दिन में छूट गई थी, राइट, और एंजाइना तो 1 महीने में ही ठीक हो गया था, 1 महीने और लग जाएगा, लेकिन कम जरूर होगा, काफी कम होगा। तो आम नहीं है, आम घास है, आम फल नहीं है, आम दवा है। तो अब डॉक्टर क्यों बोलते हैं ये बात, अब डॉक्टर से पूछिए ना, डॉक्टर क्यों बोलते हैं, क्या उनका सबूत है? मैं तो अपने सारे एविडेंस दे रहा हूँ, अभी जो बोल रहा हूँ एविडेंस में है ही, लेकिन क्या वो जो डॉक्टर ने आपको बोला आम नहीं खाना, उसको सबूत है? दिखा सकता है वो पेपर, या ये दिखा सकता है कि इसने देखो आम खाया या डायबिटीज का पेशेंट बन गया? मैं दिखा सकता हूँ पेशेंट। हमारा हर महीने हिम्स मेरठ में कैंप होता है, 3 दिन का कैंप होता है। इस महीने के 23-24 मई, पिछले महीने भी इसी डेट पे था, अगले महीने भी इसी डेट पे है। हमारे किसी भी कैंप में आइए, हम अपने पेशेंट को, इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट को, किडनी पेशेंट को, लिवर पेशेंट को, हर पेशेंट को भरपूर खिलाते हैं, मीठे फल खिलाते हैं, और काम करते हैं तो आम खिलाते हैं, और हमारे पेशेंट ठीक होते हैं। जो लोग नहीं आना चाहते या नहीं आ सकते, तो मैं आपको बता दूं कि फेसबुक से लाइव करते हैं, 3 दिन करते हैं, तो आने की जरूरत नहीं है। फेसबुक लाइव में आप देखेंगे पेशेंट्स, और ये भी देखेंगे वो कैसे ठीक हो रहे हैं, ये भी देखेंगे कैसे इंसुलिन छोड़ते हो जा रहे हैं, दवाइयां छोड़ते जा रहे हैं, ब्लड शुगर नॉर्मल हो रहा है, नींद अच्छी हो रही है। ये जो फर्स्ट स्टेज ऑफ डिजीज है,
कैसे उनकी भाग रही है। तो आपको क्या करना है उस पर आते हैं। आपको जो करना है वो ध्यान समझिए। आप अगर फर्स्ट स्टेज ऑफ डिजीज में हैं, वेरी वेरी सिंपल, फर्स्ट स्टेज ऑफ डिजीज में इसलिए कहता हूँ, मैं रिपीट करता हूँ कि पहली बार बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, मोटा है, थकान रहती है दिन भर, बॉडी में पेन रहता है सुबह शाम तक, कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी है, ब्लोटिंग है, एपेटाइट लॉस है, ये है फर्स्ट स्टेज ऑफ डिजीज। अगर फर्स्ट स्टेज ऑफ डिजीज में आप हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ DIP डाइट लेना है। DIP डाइट क्या होता है? जो हमारे फॉलोअर्स हैं उन सबको पता है DIP डाइट क्या होता है, लेकिन जो मैं हमको एक बार सिंपली बताता हूँ। DIP डाइट में 3 स्टेप हैं। स्टेप 1, 12 बजे तक फल लेना है। कितना फल? आपकी बॉडी वेट के अनुसार। मान लो मेरा बॉडी वेट 70 kg है, एक और सुनने लगा के 700 ग्राम फल खाना है। 700 ग्राम या अधिक कितना भी खा सकते हैं, कोशिश कीजिए कि 700 ग्राम दोनों खाएं। कौन सा फल? जो फल पसंद हो जो आपको आराम लगे, लेकिन 2-3 तरह के 3-4 तरह के फल ले लीजिए और टोटल 700 ग्राम बना लिया मेरे हिसाब से, अगर मेरे बॉडी वेट की, और वो बिकम्स योर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में रोटी सब्जी, ब्रेड, नूडल, पास्ता, कुछ नहीं, पेट भर के फल, कम से कम इतना फल जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताया। लंच में 2 प्लेट लेके रखिए। स्टेप 2, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। प्लेट 2 में रोटी सब्जी डालकर स्पून रखना, जो खाते हैं वो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, वो खाना जरूर है, लेकिन उससे पहले प्लेट 1 जरूर खाना। प्लेट 1 में 3 से 4 सब्जी, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी, मटर, सलाद पत्ता, प्याज, लाल पीली शिमला मिर्च, मटर, कई सारे ऐसी सब्जियां जो इंसान खा सकता है, स्टीमर खा सकता है। और कितनी? आपका बॉडी वेट, माय बॉडी वेट 70 kg, 350 ग्राम, इतना मुझे प्लेट 1 पहले खाना है। और ये खाने के बाद जो अभी तक खाता है वेजिटेरियन खाना, वो भी खाना, और आपका एपेटाइट बढ़ जाएगा, आपकी मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाएगा, आपकी खाने की इच्छा बढ़ जाएगी, आपका खाने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो खा पाएंगे। लंच में ये करना है, डिनर में ये करना है। और स्टेप 3, आखिरी बात, 2 तरह की चीजों को नहीं खाना है जो फैक्ट्री से निकल जाती है, रिफाइंड फूड, फैट फूड, बिस्किट, ब्रेड, नमकीन नहीं खाना है, केक वगैरह, मिठाई वगैरह। और दूसरी चीज जो चीज जानवरों से निकल जाती है, जानवरों से निकल कौन सी चीज आती है? मीट, मछली, अंडा, दूध नहीं खाना। दूध भी नहीं पीना, दूध तो बड़ा अच्छा होता है, दूध तो बड़ा हेल्दी होता है, न्यूट्रिशियस होता है, दूध न्यूट्रिशियस होता है, लेकिन गाय का दूध गाय के बछड़े के हिसाब से बना, उसके लिए न्यूट्रिशियस होता है, इंसान की। कई लोग बोलते हैं भाई दूध क्यों नहीं पिए? तो याद रखिए, इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो जीवन भर दूध पीता है। कोई और जानवर जीवन भर दूध नहीं पीता, और इंसान ही ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है। कई लोग ये भी बोल देता है कि गाय तो हमारी माता है, माता का तो दूध पी सकते हैं, माता का दूध पी सकते हैं, जिंदगी भर नहीं पी सकते, थोड़े टाइम के लिए पी सकते हैं। मुझे याद आ गया वो वीरेंद्र सिंह की बात, जिस बात से मैंने शुरू किया था। वीरेंद्र सिंह गए थे शंकराचार्य जी के पास इस उम्मीद से कि भाई ये मेरी बात सुनेंगे, गौरक्षा की खातिर ही सही, कम से कम मास क्रीम स्लॉटिंग और बताओ उसको रोक लीजिए। लेकिन वो बहस हो गई, वो बहस की ऑडियो आप सुनेंगे तो बंद रह जाएंगे, इस लिंक में आप देखेंगे। तो जो ऐसा दिखा रहे हैं कि गौ रक्षक है, याद रखिए गौ रक्षा है तो गौ की रक्षा कीजिए, लेकिन उसका दूध निकाल के उसके बछड़े से छीन के पीने की जरूरत नहीं है। और पिएंगे तो धीरे धीरे बीमारी बढ़ेगी, और लेकिन अगर छोड़ देंगे तो बीमारियां देखेंगे धीरे धीरे चली जाएगी। तो खैर स्टेप 3 यही है कि एनिमल फूड, जानवरों से निकली हुई चीज, फैक्ट्री से निकली हुई चीज नहीं लेना है। और क्या ले सकते हैं? और एज ए स्नैक दिन भर में जो खाना है, बिसाइड जो मैंने बता दिया, किसी भी तरह का ड्राई फ्रूट खाना अलाउड है, किसी भी तरह का ड्राई फ्रूट या स्प्राउट या कोकोनट वाटर, ये सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे के बीच में अलाउड है। तो सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे के बीच में खाना है ब्रेकफास्ट एंड डिनर, लेकिन शाम के 8 बजे के बाद सुबह 8 बजे कुछ नहीं खाना है। 12 घंटे ईटिंग टाइम, 12 घंटे फास्टिंग टाइम, ये डाइट अगर आप करेंगे, हमने ये देखा है कंसिस्टेंटली फॉर लास्ट मेनी इयर्स, 1 हफ्ते से 10 दिन लगता है अधिक से अधिक फर्स्ट स्टेज ऑफ पेशेंट को पूरी तरह ठीक होने में। उनकी थकावट चली जाती है, उनका बीपी नॉर्मल हो जाता है,
उनका शुगर नॉर्मल हो जाता है, उनका स्लीपलेसनेस गायब होने लगता है, उनका इंडाइजेशन चला जाता है, उनका कॉन्स्टिपेशन चला जाता है, उनका एपेटाइट बढ़ जाता है। यही सारी पहले स्टेज की दिक्कतें हैं। अगर वो मोटे हैं तो फिर 1 महीना लगेगा, 10% वेट हमें घटता है, पहले महीने 10%, अगले महीने 5%, वो 2-3 महीने में मोटापन भी चला जाता है। तो पहले स्टेज के जो पेशेंट हैं, पहला स्टेज की बीमारी में क्या करना है हमने बता दिया। अब आते हैं जो सेकेंड स्टेज के पेशेंट हैं। सेकेंड स्टेज के पेशेंट कौन से होते हैं? तो इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट है, जिनको नींद नहीं आती या उनको स्लीप एपनिया है या इंसोम्निया है, तो वो सीट पर मशीन लगाते हैं। या वो पेशेंट जो इनिशियल किडनी पेशेंट है, पैरों में सूजन करके बहुत खड़े रहे तो वेरिकोज वेन्स के पेशेंट, या ऐसे पेशेंट जिनके बॉडी में हमेशा पेन रहता है, जिनको कैटरेक्ट हो गया, ऐसे पेशेंट जिनको थकान एक्सट्रीमली होती रहती है, तो ऐसे पेशेंट को हम बोलते हैं सेकंड स्टेज। तो सेकंड स्टेज पेशेंट अगर आप हैं, जो मैंने क्राइटेरिया बताया, इस क्राइटेरिया में अगर आप बैठते हैं तो आपको 2 स्टेप करना है। स्टेप 1 इसे बोलते हैं सर्केडियन डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन आप समझ गए हैं। डिहाइड्रेशन में 2 बदलाव करने हैं। पहला बदलाव, डिनर में प्लेट 2 को हटा दो तो बचा प्लेट 1 सलाद, उसी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं आपके प्लेट अनुसार। ये स्टेप 1। स्टेप 2, शाम के 6 बजे तक डिनर कंप्लीट करो, 8 बजे तक नहीं, 6 बजे तक, यानी कि सनसेट के साथ साथ नेचुरल खाओ, पानी को भी नहीं ले सकते। इसे कहते हैं सर्केडियन डिहाइड्रेशन। सर्केडियन डिहाइड्रेशन क्यों, क्या, कैसे, साइंटिफिक एविडेंस क्या है, ये सब जानना है तो मेरी किताब पढ़ सकते हैं, वर्ल्ड कल्चर डिहाइड्रेशन, उसके लिए मैंने लिंक ध्यान दीजिए, वहां का देख सकते हैं। तो सर्केडियन डिहाइड्रेशन ये स्टेप 1 सेकंड स्टेज ऑफ पेशेंट के लिए। सेकंड स्टेज में कैंसर पेशेंट भी आते हैं, जिनको नया कैंसर हुआ, ट्यूमर हुआ, वो भी आते हैं, राइट। और साथ में पहला स्टेप सर्केडियन डिहाइड्रेशन फॉलो करना है। स्टेप 2 इज कॉल्ड लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन। लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन कैसे करना है? हम अपने हॉस्पिटल में अपने पेशेंट को यही कराते हैं। तो देखिए इसमें बड़ा सिंपल है, अगर आप देखेंगे ये बाल्टी है, इस बाल्टी में ये पानी है और पानी का जो टेम्परेचर है ये 42 डिग्री सेल्सियस है। अगर आप इसको देखते हैं, ये 42 के आसपास टेम्परेचर है, तो इतने टेम्परेचर के अंदर अगर मैं ये 2 पैर अपने अंदर डाल दूं, अभी तक जूते पहने, जीन्स पहना हुआ, और ऐसा अगर मैं 30 मिनट बैठ जाऊं, तो जो सेकंड स्टेज के पेशेंट हैं, जिनको माइल्ड फीवर रहता है, हमेशा कमजोरी रहती है, आपको नींद नहीं आती, थकान होती रहती है, ये जो पेरिफेरल डिस्कम्फर्ट्स हैं वो कम होने लगेंगे। हम उनको बोलते हैं दिन में 1 बार या 2 बार, 1 बार सोने से पहले और 1 बार सोने। लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन जरूर करना है। तो सर्केडियन डिहाइड्रेशन प्लस लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन तो अधिकतर पेशेंट को एडवाइस करते हैं। इसके लिए हमारे हॉस्पिटल में इस तरह का हमने सिस्टम बनाया हुआ है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे थर्मोस्टेट है और हीट कंट्रोलर है, और थर्मोस्टेट का जो एक सेंसर है वो ये रहा, और ये सेंसर से जब सेंसर ये सेंस करता है कि 42 डिग्री हो गया, तो ये कट ऑफ हो जाता है, और इसमें अंदर एक हीट एलिमेंट लगा हुआ है जिससे पानी अपने आप गर्म होता है, और उसके बाद कट ऑफ के लिए यहाँ कंट्रोल आता है। लेकिन ये तो हम हॉस्पिटल में ऑटोमेटिक सिस्टम करते हैं, आप के लिए ऑटोमेटिक सिस्टम की जरूरत नहीं है। आप एक बाल्टी लीजिए, 42 डिग्री सेल्सियस, एक थर्मोमीटर लीजिए, थर्मोमीटर है थर्मोमीटर नहीं, तो एक थर्मोमीटर वाटर थर्मोमीटर आता है, फिलहाल यहाँ पे नहीं है, तो एक थर्मोमीटर लीजिए और थर्मोमीटर से चेक कर लीजिए, वाटर थर्मोमीटर खरीद सकते हैं दुकान से, 200 रुपये का आता है, 42 डिग्री सेल्सियस बाल्टी में, और उस बाल्टी में भी पैर रखेंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन उस बाल्टी में पैर रखेंगे तो थोड़ी देर में टेम्परेचर घटता रहेगा। एक और बाल्टी लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस, और हर 5 मिनट में आप 1 मग पानी इस वाले बाल्टी से बाहर निकाल के 1 मग पानी ज्यादा गर्म बाल्टी में रिप्लेस करते हैं। तो हम अपने पेशेंट को, जो पेशेंट सेकंड स्टेज वाले हैं, उन पेशेंट को यही रिकमेंड करते हैं, और वो भी कुछ दिनों में ठीक होने लगते हैं, पूरी तरह भी ठीक हो जाते हैं अक्सर। अब आते हैं थर्ड स्टेज कैंसर पेशेंट। स्टेज 1 स्टेज 2 मैंने बता दिया, घर पे आराम से ठीक हो सकते हैं।
लेकिन थर्ड स्टेज वाले पेशेंट कौन से होते हैं? थर्ड स्टेज वाले पेशेंट होते हैं जो डायलिसिस ऑलरेडी चले गए हैं, हफ्ते में 1 2 3 डायलिसिस होते हैं। थर्ड स्टेज वो पेशेंट होते हैं जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना अत्यंत जरूरी हो जाता है, खून उनका बनता ही नहीं बॉडी में। थर्ड स्टेज पेशेंट वो होते हैं जिनको ग्लूकोमा हो गया, जिनको खड़े खड़े चक्कर आता है, जिनको फिट पड़ने लगते हैं, जो पैरालाइज हो गए हैं, जो बेडरिडन हो गए हैं, जो व्हील चेयर पे आ गए हैं, वो है थर्ड स्टेज पेशेंट। जिनके बॉडी में ट्यूब्स जल गए हैं, जो मुंह से फील नहीं किया जा सकता, उनको ओरल कैंसर हो गया है तो नाक से फील होता है, वो है थर्ड स्टेज। जिनके पेशाब की नली में कैथेटर डाल दिया है, वो थर्ड स्टेज पेशेंट। तो थर्ड स्टेज पेशेंट मतलब मेनली बेडरिडन पेशेंट जो डिपेंडेंट है या ऑक्सीजन सिलेंडर पे डिपेंडेंट है, वो है थर्ड स्टेज पेशेंट। थर्ड स्टेज उन्हें भी बोल सकते हैं जो थैलेसीमिया के बच्चे हैं, थर्ड स्टेज पेशेंट, ऑटिज्म के बच्चे हैं, थर्ड स्टेज पेशेंट, ट्यूबरकुलोसिस के लोग हैं, थर्ड स्टेज पेशेंट। तो ये सारे थर्ड स्टेज हैं। तो थर्ड स्टेज में अलग अलग मेडिकल कंडीशन में यहाँ आपको मेरे या हमारे जो 500 क्लिनिक है उनकी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। किस तरह जरूरत पड़ेगी, मैं थोड़ा सा उदाहरण देकर समझाता हूँ। इधर से आप यहाँ पे देखिए, अपने कैमरे को अगर आप इस तरह घुमा लें, और यहाँ पे ये जो पेशेंट का वीडियो देख रहे हैं, ये हमारे जो पेशेंट है ये किडनी फेलियर के पेशेंट है या थे। अब तो किडनी फेल नहीं थी, हो गई है, और हफ्ते में 3 बार डायलिसिस कराने जाते थे, और उसके बाद भी वो ठीक नहीं हो रहे थे। और उनकी हिस्ट्री कुछ है, उनका नाम है जितेंद्र कुमार साहू, और फिर किसी ने बताया तो वो पहुंच गए हमारे डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक में, राइट। और डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक में डॉक्टर सुभाष मुखर्जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं, इनके अंदर इनकी ट्रीटमेंट हो गई। पहले 2020 से लेके 2022 तक ये डायलिसिस डिपेंडेंट क्रोनिक किडनी डिजीज पेशेंट थे। ईएसआई आसनसोल हॉस्पिटल में यहाँ पे इनका इलाज चल रहा था, और अभी का सत्य यह है, आज की तारीख में पूरी तरह रिकवर हो गए। और ये कैसे पॉसिबल हुआ, हमारे डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक में। वहां पे क्या किया गया उनके साथ, सिर्फ इतना समझना होगा ब्रीफली। जो बातें मैंने बताई सेकंड स्टेज पेशेंट को सर्कुलेटिंग ईएलटी राइट प्लस लोअर हॉट वाटर इमर्शन, इसके अलावा हॉट वाटर इमर्शन प्लस हेड डाउन टिल्ट प्लस पंचकर्मा थेरेपी। तो यहाँ ये जो हॉट वाटर इमर्शन है, हेड डाउन टिल्ट है, पंचकर्मा थेरेपी है, थोड़े से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, यहाँ आपको हमारे क्लिनिक की सपोर्ट लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल हो जाता है। या तो ये ट्रेनिंग ले लीजिए आप, हमारा सीएएम का कोर्स है सर्टिफिकेट मेडिसिन महीने का, तो आप ही सीख लेंगे। जैसे उन्होंने सीखा डॉक्टर सुभाष मुखर्जी जी ने हमारी ट्रेनिंग लेने के बाद, तो आप ही सीख लेंगे, फिर आपको इंटरव्यू जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस पेशेंट की अगर आप हिस्ट्री की बात करते हैं, तो पहले इनकी ये सारी दवाइयां भी चलती थी, और साथ में इनको टायर्डनेस रहता था, वीकनेस रहता था, जॉइंट एंड बैक पेन हमेशा रहता था। और अब हमारे हॉस्पिटल में, हमारे क्लिनिक में, हॉस्पिटल नहीं क्लिनिक में डीआईपी डाइट दिया गया, जीरो वोल्ट थेरेपी दी गई, हॉस्पिटल इमोशन दिया गया, अकाउंटेंट किया गया, और इसके बाद पूरी तरह डायलिसिस फ्री हो गए। इनकी पहले की रिपोर्ट और इनकी अभी की रिपोर्ट, इनकी टेस्टिमोनियल, इनके हॉस्पिटल्स के रिपोर्ट अगर आपको देखना है तो डॉक्टर बीआरसी www.vishnu.com/10 में जो लिंक मैं आपको बताया हूँ, उस लिंक में जाएंगे तो इनका पूरा हिस्ट्री और सारा रिपोर्ट आपको दिख जाएगा। बोलने का मतलब यह है कि जो आप देख रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि कोई इमेजिनरी, मैं कहानी किसी इमेजिनरी पेशेंट की बात बता रहा हूँ, ये रियल पेशेंट है, और ये कहाँ पे कर सकते हैं। ये सारा कुछ ठीक होने के लिए इन्होंने जो फीस पे की हमारे डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक में, दैट वाज ₹6,500, 6,500। कई बार उसको बोलते हैं आपका क्लिनिक तो बड़ा महंगा, 6,500 रुपये ले लेते हैं एक आदमी। लेकिन आप ये भी तो देखो ना, 6,500 लेने के बाद वो इंसान पूरी तरह ठीक हो गया, उसकी डायलिसिस पूरी तरह बंद हो गई। मैं तो आप सबके माध्यम से चैलेंज करना चाहता हूँ, पूरे दुनिया में एक ऐसा पेशेंट दिखा दीजिए जो डायलिसिस डिपेंडेंट हो और एलोपैथी की मदद से डायलिसिस मुक्त हो गया। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने की बात है, एक ऐसा पेशेंट, ओनली वन पेशेंट आपको नहीं मिलेगा।
और अगर आप ले आए तो मैं आपको बदले में 10 लाख रुपए दे दूंगा। ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है मेरा। तो जहां तो एलोपैथी में पूरे दुनिया में एक भी पेशेंट को डायलिसिस मुक्त नहीं हो पाया, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी, वहां हमारे डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक में 6,500 रुपए लेके पूरी तरह स्वस्थ कर दिया। और सारे सबूत आप हमारे विशुल.com/कंपनी वाले लिंक में जाकर देख सकते हैं, जान सकते हैं। मैंने हॉस्पिटल में नाम भी बताया, वहां जाकर क्रॉस चेक कर सकते हो, नाम भी कर सकते हो कि लग जाते हैं। तो लेकिन ये थर्ड स्टेज ऑफ कैंसर, थर्ड स्टेज ऑफ डिजीज पेशेंट के लिए, और ये सिर्फ किडनी के लिए नहीं, हर बीमारी के लिए है। मैं एक और उदाहरण देता हूँ कैंसर की पेशेंट के। ये आप देख रहे हैं, ये कैंसर के पेशेंट रहे थे, ओरल कैंसर की, ट्यूब से खाना जाता था, जिससे नाक से ट्यूब से जाता था हमारे पास आने से पहले, हमारे डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक आने से पहले। और ये हमारे डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक का एक आप वीडियो देख रहे हैं। तो हमारे क्लिनिक में कोई तामझाम नहीं है, एसी हो, बड़े बड़े अच्छे से खूबसूरत फर्नीचर हो, बहुत सारे लोग स्टाफ घूमते नजर आए, ऐसा नहीं है। सिंपल, ये पहले की तस्वीर अभी देखी यहाँ पे। और इनकी अगर हम हिस्ट्री लेते हैं तो सितंबर 2024 से फरवरी 2025 तक ओरल कैंसर, बलनगीर हॉस्पिटल उड़ीसा की बात है, जहाँ पे पहले थे ईएनटी विशाखापट्टनम हॉस्पिटल, उसके बाद पांडा कैंसर हॉस्पिटल कटक। तो पहले यहाँ एडमिट थे, ये सारी दवाइयां चलती थी, 10 कीमोथेरेपी हो गए, 33 रेडिएशन हो गई, हालत बद से बदतर होने लगी। और उसके अलावा उनको फिजिकल डिस्कम्फर्ट थे, सीवियर वीकनेस, खा ही नहीं सकते थे, डिजीनेस हमेशा रहता था, चल ही नहीं सकते थे, पूरे बॉडी में दर्द होता था, नींद ही नहीं आती थी, ट्यूब से फील होता था, और पूरे चेहरे में गूंद थे। तो ये सारे, और इन सब की रिपोर्ट भी हमारे पास है, विशुल.com/कंपनी में जाके आप अभी चेक कर सकते हैं। फिर फरवरी 2025 में ये हमारे डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक में आए, और वहाँ डॉक्टर प्रवीण नंदा उड़ीसा में हमारे जो क्लिनिक वहां पहुंचे, और पहुंचने के बाद जो ट्रीटमेंट दिया गया वो वीआईपी लाइट, सनलाइट, जीरो वोल्ट थेरेपी, आमली ग्राउंडिंग थेरेपी एंड ये दिया गया। मेडिसिन एक भी नहीं दी गई, और उसके बाद ये सारी उनकी दिक्कतें शून्य हो गई। इसकी रिपोर्ट भी आपको मिल जाएगी, और वीडियो टेस्टिमोनियल भी मिल जाएगा उसी विशुल.com/कंपनी वाले लिंक में। तो चाहे मैं किडनी पेशेंट की बात करूं एंड स्टेज वाले, चाहे कैंसर के एडवांस स्टेज की बात करूं, याद रखिए बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी का आसान से आसान इलाज आराम से घर पे हो सकता है। तो इन लोगों ने हमारे डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक में आके उनकी कंसल्टेशन से अपने आप को घर पे रहते हुए धीरे धीरे ठीक कर लिया। बहुत लंबा समय भी नहीं लगा, फरवरी में आए थे, और ये आज मई है 2025, 2-3 महीने के अंदर पूरी तरह स्वस्थ। तो पहले ही हो गए थे, लेकिन मान लेते इतना टाइम भी लग गया तो बहुत बड़ी बात नहीं बोल सकते आप, बहुत कम टाइम में हो गया। अब हम बात करते हैं हार्ट की। हार्ट के पेशेंट से मिलाता हूं मैं। ये हमारे डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक का क्लिनिक बिल्कुल मामूली दिख रहा है आपको। अक्सर पेशेंट सोचते हैं बहुत बड़ी बिल्डिंग होगी और बहुत सारे डॉक्टर घूमते हुए होंगे, एसी होगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। याद रखिए बिल्डिंग की ईंटें आपको ठीक नहीं कर रही, वो एसी आपको ठीक नहीं कर रहा है, वो फर्नीचर आपको ठीक नहीं कर रहा है, वो रिसेप्शन आपको ठीक नहीं कर रही है। ठीक करने के आपको सही बात की जरूरत है, और यही हमारे डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक में होता है। और ये रहा पेशेंट, आप देख रहे हैं। अब पेशेंट की हिस्ट्री पे चलते हैं, और पहले की हालत थी। ये पेशेंट का नाम है मोहम्मद कयूम, और इनको जो बीमारी बोली गई थी 21 अक्टूबर 2024 को हाइड्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, और इनका इलाज चल रहा था मल्टीपल हॉस्पिटल, अलग अलग हॉस्पिटल में चल रहा था, अलग अलग फेमस कार्डियोलॉजिस्ट के साथ पास चल रहा था। वो सारे डिटेल रिपोर्ट हमारे विशुल.com/कंपनी के लिंक में मिल जाएगा। और उस वक्त उनकी जो दिक्कतें थी, एलोपैथी दवाई चल रही थी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ था सीढ़ियों पे चढ़ते वक्त, और बहुत ज्यादा पेन होता था। राइट, उनके उस वक्त की एंजियोग्राफी, ईसीजी, इको सबके मिल जाएंगे। और जब हमारे क्लिनिक में आए, और डॉक्टर अंकेश रंजन पाल आसनसोल में हमारे क्लिनिक वहां मिले, तो उसके बाद वीआईपी लाइट, एक हमारी डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है, कर्टिंग थेरेपी होती है, सनलाइट का इतना सा किया। जब 3 दिसंबर को आए थे,
और अभी की भी ईसीजी रिपोर्ट, हालांकि हम ईसीजी रिपोर्ट को नहीं मानते, हालांकि वो है और वो ये बता रहे हैं कि आप पूरी तरह स्वस्थ है। हम ये मानते हैं कि जो सिम्टम पेशेंट लेकर आया था, क्या वो सिम्टम ठीक कर पाए, तो आपकी वो पूरी तरह है। और ऐसे हजारों और पेशेंट भी हैं, लेकिन अभी अगर आपको उन सारे पेशेंट के बारे में अलग अलग बीमारी की जानकारी लेनी है तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और ये 31 मई इसी महीने ये किताब मैं लॉन्च करूंगा। इसमें अलग अलग पेशेंट की प्रोफाइल दूंगा जो डॉक्टर के उनसे समझ के अपना इलाज कराया और पूरी तरह स्वस्थ हो गए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आप डॉक्टर के अपना इलाज कराइए, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि वो टेक्निक आप सीखिए। वो टेक्निक कैसे सीखेंगे, कौन सी किताब से सीखेंगे, वो मैंने इस लिंक में डाल दिया है। टेक्निक सीख के घर पे ही ठीक हो जाएगी, लेकिन कई बार कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होता है तो आपको एक बार थोड़ा किसी की सहारे की जरूरत होती है, क्योंकि आपके बहुत सारा दवाई अगर है तो उसको ड्रग को कैसे पेपर करें, पंचकर्मा में कौन सा ट्रीटमेंट दें, एक्यूप्रेशर कौन से पॉइंट होने चाहिए, ऑपरेटिव मशीन कितनी देर तक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ऐसे कई सारे मौके पे दुविधा में होते हैं। तो जब आप डॉक्टर पीआर क्लिनिक में आते हैं तो हमारे एक्सपर्ट, हमारे डायटिशियन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, मेरे हेड ऑफिस यानी कि यहीं से हमारे डॉक्टर जो बैठे हैं कोई टीम उनसे बात कराते हैं वीडियो पे, और एक चार्ट बनता है और वो चार्ट उनको फॉलो करना होता है पेशेंट को, और साथ में ऐप देते हैं, उस ऐप के माध्यम से फॉलो करते हैं। बहुत ही सिंपल है। तो लेकिन आप अगर एलोपैथी के जाल में फंसे हुए हैं तो याद रखिए इस जाल से छूटने का सही तरीका है या तो आपका माल यानी कि पैसा पूरी तरह खत्म हो जाए तो आप वहां से निकल सकते हैं, या आपकी जान चली जाए तब आप निकल सकते हैं। तो आगे का रास्ता क्या है? आगे का रास्ता ये है कि अगर आप हमारे किसी क्लिनिक में जाना चाहते हैं तो विश्वरूप.com/क्लिनिक या इस लिंक में जाएंगे तो वो लिंक मिल जाएगा। इसमें जाएंगे तो आप पूरे देश में हमारे जो क्लिनिक हैं वो सारा आपको लिस्ट मिल जाएगा। देश विदेश में हमारे क्लिनिक है, लाहौर दिल्लियों से लेकर लंदन की स्ट्रीट तक 12 देशों में हमारे क्लिनिक हैं। क्लिनिक बड़े छोटे हैं लेकिन उनके रिजल्ट देखेंगे तो आप अमेज हो जाएंगे कि इतना मुश्किल दिखने वाली बीमारी इतनी आसानी से वो भी घर पे ठीक हो सकती है। तो यही मैं आपको एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसके लिए जो लोग एक अपना क्लिनिक खोलना चाहते हैं, आप में से जो लोग मुझे देख रहे हैं एंड कि आप चाहते हैं कि आप भी ऐसा क्लिनिक खोलें, आप पेशेंट को ठीक कर पाए, अपने आसपास के लोगों को ठीक कर पाए, तो उसकी हमारी एक स्पेशल ट्रेनिंग है। और ये ट्रेनिंग है CIM, सर्टिफिकेट इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन। सर्टिफिकेट इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन 3 महीने ऑनलाइन ट्रेनिंग होता है और इसमें हर संडे 9 से 11 आपको ऑनलाइन रहना होता है। कुछ किताबें उनका भी अध्ययन करना होता है, किताबों को रेट देते हैं, ई बुक भी देते हैं। ये 3 महीने का ट्रेनिंग करने के बाद आपको इस क्लिनिक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप खुद की क्लिनिक खोल सकते हैं। तो जैसे कि हमारे बाकी एक्सपर्ट हैं 500 क्लिनिक में, इन सब में CIM का ये ट्रेनिंग दिया हुआ है। इसमें जितने सारे हमारे टेक्निक्स हैं, चाहे वो DIP डाइट है, चाहे 3 डाइट है, चाहे वो गैस सिस्टम है, तो या फिर जीरो वोल्ट थेरेपी है, या पंचकर्मा थेरेपी है, या एक्यूप्रेशर है, तो इमरजेंसी मेडिसिन में, लाइफस्टाइल मेडिसिन में, या फिर इन्फेक्शियस डिजीज में क्या करना है, वो सारा कुछ उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से दिया हुआ है। तो ये ट्रेनिंग करने के बाद आई थिंक दैट यू विल नॉट बी डिपेंड ऑन मी और द क्लिनिक, रादर यू विल बी हेल्पिंग द पीपल अराउंड। तो यहाँ पे कंक्लूडिंग में, यहाँ आप में से बहुत लोगों को सवाल भी कुछ आ गए, ये सवाल भी मैं लेता हूँ जो जूम से आप मेरे साथ जुड़े हैं, आप लोगों ने कई सारे सवाल भी पूछे, वो सवाल मैं लेता हूँ। कंक्लूडिंग में ये है कि अभी थैलेसीमिया के जो छोटे बच्चे हैं उनको पिछले 3 साल से हम फ्री इलाज करते हैं। अगर आपके आसपास कोई थैलेसीमिया का बच्चा है जिनको हर महीने ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो ये रोका जा सकता है हमारे प्रोटोकॉल से। तो हमने 3 साल पहले काम किया था, वो आज भी जारी है, आज भी जारी रहेगा। तो थैलेसीमिया का पेशेंट अगर आपके पास है आपके आसपास तो हमारे कॉन्टेक्ट में रहिए, तो और वो अपने घर पे रहेंगे और हम वर्चुअली उनको ट्रीटमेंट करते रहे हैं, उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्री करते रहे हैं। सिमिलरली आज से एक नया मुहिम हम चालू कर रहे हैं ऑटिज्म के पेशेंट, छोटे बच्चे जो ऑटिज्म के शिकार हो जाते हैं। ऑटिज्म का शिकार होते क्यों हैं, इसका खुलासा 7 अप्रैल को हुआ। 2020 में मैंने जो किताब निकाली थी कोविड-19 वायरस एंड वैक्सीन, इस किताब में के माध्यम से मैंने बता दिया था कि ऑटिज्म का मुख्य कारण है बच्चों को लगाए जाने वाली वैक्सीन। लेकिन वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर मैंने बताया था
लेकिन 7 अप्रैल को ये साबित हो गया है कि छोटे बच्चों को जो वैक्सीन लगाए जाते हैं, पोलियो, बीसीजी एक्सेट्रा, उसी की वजह से हर 35 में से एक बच्चे को ऑटिज्म हो जाता है। सबको नहीं होगा, हर 35 में से एक। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये वैक्सीन मत लगाइए। क्यों नहीं लगाइए, उसका भी पूरा प्रूफ इसमें दिया है, ये बुक में पढ़ सकते हैं आप। और जिनको ऑटिज्म हो ही गया है, जिन बच्चों को, उनको भी ठीक किया जा सकता है, काफी हद तक ठीक किया जा सकता है। हमारे पेशेंट ठीक भी हुए हैं और ये फ्री सर्विस है। आप सब लोग जो मुझे सुन रहे हैं, आप टेंथ में है, जैसे मैं बताया, वो भी इसमें। और अगर आप कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं तो ये सही रहेगा कि आप एक ऑटिज्म का पेशेंट हमारी तरफ भेज दीजिए। फ्री में इलाज है वो, उनको घर भी नहीं, घर से निकलना नहीं है, ऑनलाइन इलाज है, घर पे रहते हुए इलाज है। और उसके लिए विश्वरूप.com/autism में जाकर उसको फॉर्म भरना है। फिर हमारी जो स्पेशल टीम ऑटिज्म के लिए, वो डॉक्टर्स की टीम वर्चुअल उनके पेरेंट्स को के थ्रू बच्चे को मॉनिटर करेंगे और क्या करना है, क्या कैसे करना है, कब करना है, कितना करना, सारा करेंगे ताकि वो उनमें तकलीफ हो, ताकि वो ठीक हो। तो ये हमारा इरादा है। और अब आपके कुछ सवाल हैं, इनमें से एक सवाल तो अभी पूछ रहे हैं जो मुझे लगा था कि ऐसा सवाल होगा कि कोरोना के टाइम ये वैक्सीन के बारे में बोल रहे हैं, तो वैक्सीन तो इंसान को बचाने के लिए था, कितने लाखों लोग मरे थे उसको। जिनको लगता है कि कोरोना से कोई लोग मरे थे, उनको आज का दिन याद करना है। 10 मई 2020 10 मई 2020 को ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ने 20 पेज का एक प्रोटोकॉल निकाला था, हाउ टू राइट डेथ सर्टिफिकेट। वो 20 पेज की रिपोर्ट, वो जो उन्होंने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया था, वो सारे हॉस्पिटल में भारत के दे दिया था 10 मई 2020, आज से 5 साल पहले। और उसमें उन्होंने ये बताया था कि आज के बाद भारत में कोई भी डेथ अगर होगी तो उसे कोरोना डेथ ही बोलना है। डेथ सर्टिफिकेट में कोरोना डेथ आना चाहिए। हार्ट से कोई मर गया, कोरोना डेथ। सुसाइड से कोई मर गया, कोरोना डेथ। एक्सीडेंट हो गया तो कोरोना डेथ। डेथ कैसे हुआ पता नहीं, तो कोरोना डेथ। मुझे पता है कि आपको यकीन नहीं होगा, यकीन अगर नहीं है तो ये किताब में पेज नंबर 832 में मैंने वो पूरी 20 पेज की रिपोर्ट छाप दी है, जो 2020 10 मई को ICMR ने निकाली थी, सारे हॉस्पिटल डिस्ट्रीब्यूट किए थे। तो उस वक्त मौत के जो कारण, मौत कोरोना से हो गए, उसकी जो संख्या बताई जा रही थी, आप गौर कीजिएगा, उस साल और उसके अगले साल बाकी सारी बीमारियों की संख्या शून्य हो गई। उस साल हार्ट से कोई नहीं मरा, किडनी से कोई नहीं मरा, ब्रेन से कोई नहीं मरा, कैंसर से कोई नहीं मरा, जो मरा तो कोरोना से मरा। टोटल नंबर ऑफ डेथ जो किसी भी साल होती है हमारे देश में, उतनी ही डेथ उस साल भी हुई, उससे थोड़ा बहुत ज्यादा और भी हो गया। जो लोग डर के हमारे हॉस्पिटल गए, रेमडेसिविर लगाया गया, याद कीजिए, और रेमडेसिविर के साइड इफेक्ट से मारे गए, वो थोड़ा सा पॉपुलेशन जरूर ऐड हुआ। और उसके बाद जब ये खुलासा होने लगा, जब पोल खुल गई कि रेमडेसिविर से जान जा रही है, तब रेमडेसिविर को बैन कर दिया गया। खैर, उसके डिटेल को समझने के लिए इस किताब के पहले 17 पेजेस पढ़ेंगे तो उस सबको समझाया जाएगा। फिलहाल तो मैं कुछ क्वेश्चन और लेता हूँ आपके। तो यहाँ पे एक सवाल है, अगर किसी ने कोरोना वैक्सीन लगाई तो अब क्या सावधानी बरतनी चाहिए? ये बात छूट गई थी, वो मैं रिपीट करता हूँ। आप में से किसी ने अगर कोरोना वैक्सीन लिया है तो आपको जरूर उसके साइड इफेक्ट भी होंगे। आपका बीपी बढ़ गया होगा, शुगर बढ़ गया होगा, बॉडी में थकान अनयूजुअल रहती होगी, तो पहले नहीं होगी उससे वैक्सीन लगाने से पहले, राइट? तो इससे कुछ ना कुछ आपको बॉडी में चेंज दिखे होंगे। या जो लड़कियां हैं, उनमें ब्लीडिंग, पीरियड्स की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। हर तीसरी लड़की को पीरियड की समस्या आने लगी, पीरियड ज्यादा दिन तक चलते हैं, ब्लीडिंग ज्यादा होती है, बहुत पेनफुल होती है। तो इस तरह से आप में से अधिकतर लोगों ने, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन लिया, कोई ना कोई समस्या झेल रहे होंगे। तो आपको वही करना है जो मैंने सेकेंड स्टेज ऑफ डिजीज के लिए बोला है, दैट इज सर्केडियन DIP डाइट पे रहना है, स्टेप 1। और दिन में एक बार लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन करना है 42 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में, स्टेप 2। जब ये दोनों चीज करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि वैक्सीन का असर खत्म हो गया? जो आपके अभी सिम्टम्स हैं, चाहे वो वीकनेस हो, चाहे वो ब्रेथलेसनेस हो, चाहे वो बॉडी पेन हो, चाहे वो इरेगुलर ब्लीडिंग हो, इरेगुलर पीरियड हो, तो पहले नहीं थे,
चाहे वो शुगर का बढ़ जाना हो, बीपी का बढ़ जाना हो, चाहे वो एंजाइना हो, जो पहले की दिक्कतें नहीं थी वो सारी दिक्कतें अगर कम होती जा रही हैं, खत्म हो गई, तो समझिए कि एज्यूम कर सकते हैं कि आपका जो कोविड वैक्सीन का जो साइड इफेक्ट है वो खत्म हो गया है। तो 2 ही स्टेप है, स्क्रीनिंग डीआईपी टाइम प्लस लोअर हार्मोन 30 मिनट कितने दिन तक करना है। हमने देखा है कि 1 महीने के अंदर पूरी तरह से असर आ ही जाता है अधिकतर लोगों को, 1 महीना मान के चलिए। अब आपका आपके जो सवाल हैं, ये कुछ सवाल थे आपने पहले लिखे, जवाब मैंने दे ही दिए थे, आगे लेते हैं। आपका सवाल है स्टीम बाथ फुल बॉडी में लेना है क्या? स्टीम बाथ फुल बॉडी में लेना है। स्टीम बाथ फुल बॉडी में क्यों लेना है? क्योंकि आपका जो स्किन है दैट बिलोंग्स टू थर्ड किडनी, स्किन के पोर्स खुलते हैं और उससे आपके बॉडी डिटॉक्सिफाइड होती है, नंबर 1। नंबर 2, हीट से आपका जो मेटाबॉलिज्म रेट तो बढ़ता ही है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और आपका इम्यूनिटी को ट्रिगर मिलता है, हीट ट्रिगर्स द इम्यूनिटी। तो फुल लेना है। कई सारे होममेड स्टीम बाथ होते हैं जहाँ यहाँ तक होता है और सर बाहर रहता है, वो भी आप कर सकते हैं, वो भी काम करेगा। आपका सवाल है सर डॉग बाइट के बाद हॉट वाटर इमर्शन भी कर सकते हैं क्या? हॉट वाटर इमर्शन भी सेम काम करेगा, बल्कि मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा काम करेगा, लेकिन हॉट वाटर इमर्शन तब सबके घर में नहीं देंगे जबकि स्टीम बाथ हर गली में कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, इसलिए। और स्टीम बाथ ही पहले यूज करते थे। अगर आप जर्नल पढ़ते हैं इंडियन मेडिकल गैजेट 1 अक्टूबर 1866 मैंने यहाँ पेपर में दिया है, तो उसमें ये पेपर बाथ स्टीम बाथ ही उसमें लिखा हुआ है। Sir, I reversed my diabetes from HbA1c 14.6 to 5.6 without a single medicine. Then I made YouTube channel. और आगे आप लिखते हैं ये मोहित का ये सवाल है। मोहित जी, यानी मोहित ने सवाल ही मुझे एक्चुअली बताया है कि आपकी ब्लड शुगर भी इसी मतलब से ठीक हो गई, 14.6 से 5.6 HbA1c आ गया। चलो ये अच्छा एग्जाम्पल है बाकी लोगों के लिए। और एक फातिमा बेगम, आप बताते हैं मेरी मॉम को पागल कुत्ते ने काटा, वो अभी तक हमारे साथ है। अच्छी बात है, मैंने तो पहले ही बताया था कि कुत्ते काटने जरूरी नहीं है, हर इंसान को मरना ही है। आप सबको कुछ लोग हंसी आ रही है, बात तो हंसी की है थोड़ी बहुत, लेकिन पागल कुत्ते के पॉइंट ऑफ व्यू से हंसी की है, काटेगा उसके लिए नहीं। आप आगे लिखते हैं फातिमा बेगम जी, नाइदर वी गॉट वैक्सीनेशन नॉट कंसल्टेड द डॉक्टर। ये अच्छा ही कि आपने डॉक्टर पास नहीं गए, राइट। आप मनोज, आपका सवाल है क्या बच्चों को वैक्सीन देना चाहिए, सही होगा? इसका जवाब यह है कि बच्चों को वैक्सीन नहीं देना चाहिए, किसी को भी किसी भी कारण से कभी भी किसी भी उम्र में कोई वैक्सीन नहीं लेना। क्यों नहीं लेना है उसका जवाब के लिए हर वैक्सीन को क्यों लेना है और क्या होगा लेने से इस किताब के अंदर है, और ये किताब कहाँ से मिलेगी? इस लिंक से आपको डाउनलोड करने को मिल जाएगा। हालांकि मेरी सारी किताबें अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स, अमेजन, फ्लिपकार्ट हर जगह है, वहां से खरीद सकते हैं, फ्री में तो यहाँ से मिल जाएगा। अर्चना राजू सोनावने, आपका कमेंट एक्चुअली, थैंक यू सर सो मच फॉर योर एडवाइस एंड योर नॉलेज, बिकॉज ऑफ यू माय डॉटर गॉट क्योर्ड, थैंक यू। तो आप में से बहुत लोग जो वैसे फेस टू फेस कभी हमसे मिल नहीं पाते हैं, तो आप अपना धन्यवाद ऑनलाइन ही दे रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ इस बात को। अच्छा, आपका सवाल है बट इंस्टीट्यूट वी हैव टू डिपेंड ऑन पैक्ड फूड्स एंड वेजिटेबल्स। ये बात सच है कि अधिकतर फल जो होते हैं वो पेस्टिसाइड वाले होते हैं, उनमें केमिकल होता है। जैसे ये आम मैंने लिया है, ये आम बाजार का है जो हमारे ऑफिस के पास है, वहीं से खरीद लिया है, और ये आम मुझे मेरे इस इवेंट में खाने वाला हूँ मैं, तो ये जानते हुए कि इसमें थोड़ा बहुत पेस्टिसाइड होगा, लेकिन इम्पोर्टेंट ये कि उसके बावजूद भी ये इफेक्टिव है और उसके बावजूद भी ये पेशेंट को ठीक करता है, आपको ठीक करता है। अगर ये ऑर्गेनिक होता तो और भी काम करता है, लेकिन आजकल के माहौल में जो मिल रहा है उससे भी हमारे पेशेंट ये ठीक होते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। प्रदीप कुमार का जुड़ा हुआ सवाल है, क्या ज्यादा आम खाने से गर्मी नहीं पड़ेगी, क्या खीरा रात को खाना चाहिए? देखिए, आम गर्मी के सीजन में होता है, अगर आम खाने से गर्मी पड़ेगी तो आप ठंड में खाइए, ठंड में आम मिलेगा ही नहीं। तो कुदरत ने जब जो फल बनाया है, डॉक्टर ये बोलता है
संतरे मत खाना, सर्दी लग जाएगी, वो होता ही सर्दी में है। तो ऐसा करो, डॉक्टर बोलो कि आप गर्मी में मुझे संतरा दे दो और सर्दी में मुझे आम दे दो, तो मैं वही कर लूंगा। समझ वाली बात है। आते हैं क्या खीरा रात को खाना चाहिए? देखिए, खीरा कभी भी खा सकते हैं, और जो रात की बात है याद रखिए, रात के 8 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाना चाहिए। जितना लेट आप खाएंगे बीमारी उतनी ज्यादा होगी। डॉक्टर सुमन लाल, आपका सवाल है सर, कुत्ते के काटने के बाद धोना है तो क्या उसके बाद हल्दी एलोवेरा लगा सकते हैं? आप लगा सकते हैं, वो एडिशनल चीज है, लेकिन धोना इज इम्पोर्टेंट। जो प्रोटोकॉल में है ना वो यही है। हरी बहेड़ा, आपका सवाल है समर सीजन में लोअर लेग हाइपोटेंशन कर सकते हैं क्या? देखिए, गर्मी का मौसम है और ये लोअर लेग हाइपोटेंशन में एक्सप्लेन किया था। गर्मी के मौसम में लोअर लेग हाइपोटेंशन जल्दी असर करता है, क्योंकि वैसे ही मौसम भी गर्म है। सर्दी के मौसम में थोड़ा देरी से असर करता है। जब भी आपको फीवर आए तब भी लोअर लेग हाइपोटेंशन रहे तो फीवर गायब हो जाएगा। किसी बीपी ज्यादा हो और हमने लोअर लेग हाइपोटेंशन किया तो बीपी भी कम हो जाएगी। और कुछ और सवाल? ममता मुखर्जी, आपका सवाल है इफ द डॉग बाइट्स ऑन द हेड कैन गिव 50 डिग्री स्टीम बाथ फॉर द पेशेंट। देखिए, जितना हमारे सिर के पास डॉग बाइट करेगा, जैसे गला हो गया, राइट, चेस्ट हो गया, जो सिर के पास है, उतना वो वायरस जल्दी ब्रेन तक पहुंचेगा। यही लॉजिक है जिससे वो ज्यादा डेंजरस होता है पेशेंट के लिए। लेकिन आपका हथियार तो यही है कि आपको स्टीम बाथ देना है। स्टीम बाथ की जो टाइमिंग है वो दिन में 2 बार कर दीजिए, 15-15 मिनट के, 10-10 मिनट के। और दिव्या, आपका सवाल है हॉट वाटर इमर्शन कितने टाइम के लिए करना है? हॉट वाटर इमर्शन अगर आप 20 मिनट कर लेते हैं तो वो भी इफेक्टिव होगा। भीम महात्रा, आपका कमेंट है मैं कोई वैक्सीन नहीं लगाया था, सबूत है हम सामने हैं, फिट एंड फाइन है। देखिए, आज भी हमारे देश में और दुनिया में लाखों लोग हैं जो वैक्सीन नहीं लगाते हैं। मेरे बच्चों को नहीं लगा देते। तो जो मैंने बताया वीरेंद्र सिंह, उनके दोनों बच्चों को वैक्सीन नहीं लगा, और अगर दोनों बच्चों से मिलेंगे तो अलग से तेज दिखेगी उनकी आंखों में। तो आपको पता चल जाएगा कि वैक्सीन के असर से मेंटली रूप से और फिजिकल रूप से किस तरह से बीमार बच्चे हैं। आज अगर बच्चों को देखेंगे किसी भी स्कूल में जाके, हर तीसरे बच्चे की आंखों में चश्मा होगा, हर दूसरा तीसरा बच्चा मोटा होगा, हर 35वां बच्चा ऑटिज्म का शिकार होगा, हर 30 बच्चा इंसुलिन डिपेंडेंट होगा। तो ये सारा आजकल हो चुका है कि हर बच्चे के अंदर आने वाले दिनों में आप देखें कुछ ना कुछ लगा रहेगा, ये लगा रहता है। एक बार अगर आजकल बच्चा बीमार पड़ता है खांसी बुखार से, तो लंबा समय लगता है, 15 दिन 20 दिन पूरी तरह ठीक होने में। जबकि ऐसे बच्चे जो वैक्सीन नहीं लगाते, अगर वो बीमार पड़ भी जाते हैं खांसी बुखार, 2 या 3 दिन या कभी कभी 1 दिन लगता है पूरी तरह ठीक होने में। तो ये समझना पड़ेगा। सर, आपके अलग अलग यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सब हमारे साथ जुड़े हैं और जूम के माध्यम से भी जुड़े हैं, और आपके जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन है वो काफी लंबा है, और ये हमारा लेक्चर ऑलरेडी लंबा हो चुका है। तो मैं आपके सवालों को अपनी टीम से पूर्ण कलेक्ट करूंगा और सारे सवालों को पढ़ के एक अलग वीडियो बनाऊंगा और वो वीडियो भी अपलोड करूंगा। और जिनके नंबर जूम से जो जुड़े हैं उनका फोन नंबर हमारे पास है, तो व्हाट्सएप के माध्यम से उनको वो लिंक भेज दूंगा, ताकि आप जो आपने टाइम लगाया उसका पूरा आपको रिजल्ट मिलेगा। ये हुई एक बात। दूसरी बात, आज जो हमने किया ये ट्रेनिंग 1 बोल सकते हैं, ये पहला भाग है। अब दूसरा भाग है 31 मई, दोपहर को 12 बजे दोबारा हम जुड़ेंगे सेकेंड पार्ट की ट्रेनिंग में, और तब इस किताब की लॉन्च होगी। इस किताब का ई-बुक लिंक मैं आपको दूंगा, और इस किताब के अंदर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे चौंका देने वाली बातें होंगी जो आपकी जिंदगी से जुड़ी है, जो आपके लाइफ एंड डेथ का मामला से जुड़ा हुआ है, और जिससे आपको ये समझ आ जाएगा, इट विल एम्पावर यू कि बड़ी से बड़ी बीमारी में भी आप घर रहते हुए भी बहुत कुछ या सब कुछ कर सकते हैं। तो हम दोबारा मिलेंगे 31 में दोपहर को 12 बजे। कैसे आप जुड़ेंगे? आप जूम से जुड़िए, ताकि आपके सवाल जैसे अभी मिलेंगे
यह सवाल मैं कलेक्ट करके इसका अलग वीडियो बना के आपको जो फोन नंबर आपने भेजा हमने उसमें मैं आपको भेजूंगा, उस ईमेल आईडी में भेजूंगा। इसलिए आप जूम से जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी आप इस लेक्चर के बाद जो 1 मिनट खत्म होने वाला है, इस लिंक में जाइए। इस लिंक में आखिर में एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उसमें जाके अपना नाम और फोन नंबर वगैरह भर दीजिए, फ्री है वो, जिससे आपका जूम का जो सीट है वो बुक हो जाएगा। और सो दैट 31 तारीख सैटरडे सुबह दोपहर को सेम टाइम पर मिलेंगे। और यहीं से जहाँ पे हमने आज का ये जर्नी पॉज किया है, ये जर्नी यहीं से हम आगे ले जाएंगे। तो हमारे से जुड़ने के लिए जो 500 क्लिनिक के हमारे क्लिनिशियन है उन सबका भी धन्यवाद। और हमारे फॉलोअर नाइस एक्सपर्ट्स, ऑल द बेस्ट। वी आर गोइंग टू मीट ऑन 31st May at 12 noon. All the best. Thank you. जय हिंद।